ये एक ऐसी दुनिया है जहाँ पे लुक सबसे ज्यादा मैटर करते हैं। अगर आपके पास में इतना अच्छा लुक्स नहीं है लेकिन बहुत सारा पैसा है तो भी आपका काम चल जाएगा। लेकिन अगर आपके पास में बहुत सारा पैसा है लेकिन बिल्कुल भी लुक्स नहीं है तो आपका काम बिल्कुल भी नहीं चलेगा। आपकी तरफ लड़के देखेंगी तक नहीं। ये कहानी हमारे मेन कैरेक्टर क्रिश की, जो कि इतना गंदा दिखता है कि उसकी तरफ कोई देखना भी नहीं चाहता। पर हमेशा से ऐसा नहीं था। क्रिश इस दुनिया के सबसे ज्यादा खुश सुंदर लोगों में से एक था। सभी लोग क्रिश से बहुत ज्यादा प्यार किया करते थे, लेकिन एक्सपेरिमेंट करते हुए गलती से उसके मुंह पे एसिड गिर गया, जिसकी वजह से क्रिश एक मॉन्स्टर की तरह दिखने लगा। क्रिश कहीं भी बाहर जाता तो उसको देख के लड़कियां काफी डर जाती। क्रिश ने डिसाइड किया कि वो अपनी शक्ल से लोगों का दिल नहीं जीत पाएगा, तो वो अपने काम से लोगों का दिल जीतेगा। 20 साल तक उसने अपने मेडिकल स्किल से लोगों की काफी ज्यादा हेल्प करी। वो छोटी छोटी कंट्रीज के अंदर गया जहाँ पे वॉर चल रही थी और वहाँ पर जाकर उसने लोगों की हेल्प करी और बहुत सारी सर्जरीज भी करी। फाइनली अब क्रिश काफी ज्यादा फेमस हो गया था और जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन थी उसने भी क्रिश की तारीफ में बैनर्स निकाले। इंसान के तौर पर सभी लोगों ने क्रिश की तारीफ करी, लेकिन उसे कभी भी लड़की नहीं मिली। एक दिन सर्जरी करते वक्त उसके कैंप में मिसाइल गिर गया। मरते वक्त भी क्रिश गॉड से प्रे कर रहा था कि प्लीज आप मेरा फेस वापस कर दीजिए। अगर मुझे वापस मौका मिला तो मैं हर एक सुंदर लड़की को पटाऊंगा। फटने के बाद क्रिश अपनी आंखें खोलता है। आसपास की जगह देखते हुए क्रिश बोल रहा होता है, ये कौन सी जगह है और आखिर मैं जिंदा कैसे हूँ? मेरे तो पूरे चिथड़े उड़ गए थे। मेरे कपड़ों को भी देख कर लग रहा है कि मैं मॉडर्न टाइम में तो नहीं हूँ। तभी वो जाके शीशा देखता है। क्रिश सोच रहा होता है, फाइनली मेरा चेहरा वापस आ गया। गॉड आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मेरी बात मान ली। अब मुझे देखना कि आखिर इस वर्ल्ड में मेरी कंडीशन क्या है। तभी क्रिश का सर दुखने लगता है। क्रिश इस बॉडी के रियल ओनर की मेमोरीज के अंदर आ गया होता है। इस बॉडी के रियल ओनर का नाम भी क्रिश था। भले इस क्रिश के पास में बहुत अच्छा अपीयरेंस था, लेकिन वो एक बहुत ही बड़ा बेवकूफ था। लगातार 10 साल तक पढ़ाई करने के बावजूद भी वो 10 वर्ड नहीं सीख पाया। फिर 2 साल पहले क्रिश की मुलाकात हुई जू फैमिली के लड़की से, जिसके पीछे वो दीवाना हो गया। जो जू फैमिली की लड़की थी उसे काफी खतरनाक बीमारी थी, जिसको ठीक करने के लिए उसको शादी करनी काफी ज्यादा जरूरी थी। क्रिश इतना बड़ा बेवकूफ था कि उसने अपने जान के खतरे को साइड में रख दिया और खुशी खुशी जू फैमिली की लड़की से शादी कर ली। जो जू कियान थी वो शादी के बाद में ठीक होने लगी और पहले से और भी ज्यादा खूबसूरत हो गई। जू फैमिली में क्रिश की कोई भी इज्जत नहीं करता था, यहाँ तक कि सर्वेंट्स तक क्रिश की इंसल्ट करते थे। लेकिन जो जू कियान थी वो सबकी तरह बुरी नहीं थी। उसने सर्वेंट्स को उनकी गलती के लिए डांटा और क्रिश को अच्छे कपड़े और खाना दिया। शादी करने के बाद भी आज तक क्रिश ने कभी भी जू कियान को छुआ तक नहीं था। क्रिश से जू कियान को देख के उसकी आवाज को सुनकर काफी ज्यादा खुश हो जाता था। लेकिन 6 महीने पहले क्रिश को जू कियान की बीमारी हो गई। कियान ने बहुत सारे फेमस डॉक्टर से बात करी, लेकिन कोई भी कुछ भी नहीं कर पा रहा था। क्रिश डे बाय डे वीक होता गया और आज वो दिन था जिस दिन पुराना क्रिश मारा गया और नए क्रिश को उसकी बॉडी मिल गई। क्रिश हंसते हुए बोल रहा होता है, भले से ही मैं इस फैमिली का सिर्फ नाम का सन इन लॉ हूँ, लेकिन ये फैमिली काफी ज्यादा अमीर है। मुझे पूरा विश्वास है कि मेरी लाइफ काफी ज्यादा अच्छी जाने वाली है। गॉड आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने ये मेरी लाइफ काफी ज्यादा आसान बना दी। तभी क्रिश को गेट के बाहर से किसी की बात करने की आवाज आती है। बाहर को सर्वेंट्स बोल रहे होते क्रिश मर गया होगा। उस कमीने को तो पहले ही मर जाना चाहिए था। उस पागल को क्या लग रहा था कि वो जू फैमिली का सन इन लॉ बन जाएगा। पहला सर्वेंट बोल रहा होता है, मैंने हमारे बटर को किसी के खाने में जहर मिलाते हुए देखा है। दूसरी सर्वेंट बोल रही होती है, ऐसी बातों को ओपनली मत बोलो, किसी ने सुन लिया तो हम लोग को फालतू में डांट पड़ेगी। चलो चलो क्रिश की लाश देखते हैं। लेकिन जैसे वो लोग गेट खोलते हैं वो देखते हैं क्रिश को जो कि खड़ा होता है। वो लोग काफी डर गए होते हैं और भागते हुए बोल रहे होते हैं क्रिश अभी जिंदा है। वही क्रिश सोच रहा होता है, इन मर्दों ने बोला कि मुझे पॉइजन दिया गया है। मैंने इस बॉडी कॉर्नर के दिमाग में तो कुछ और ही देखा था। लगता है गॉड ने मेरे साथ में कुछ इतना भी अच्छा नहीं किया। इस फैमिली का सन इन लॉ होना मेरे लिए बहुत ही बड़ा कर्ज है। अब मैं क्या करूं? इस बंदे के दिमाग में तो सिर्फ कचरा भरा हुआ है। इसकी मेमोरी को यूज करते हुए मैं कुछ भी नहीं कर सकता। जैसे ही क्रिश अपनी आंखें बंद करता है वो अपने दिमाग के अंदर आता है। क्रिश अपने सामने कंप्यूटर देखता है। क्रिश सोच रहा होता है, तो वही कंप्यूटर है जो कि मैं अपने साथ में अफ्रीका में लेके गया था। इसके अंदर जितना भी डाटा है वो सभी स्टोर्ड है और पता नहीं क्यों मेरी आंखें भी मुझे काफी ज्यादा अलग लग रही है। फिर जब क्रिश एक बॉक्स देखता है तो वो उसके आर पार देख पा रहा होता है। क्रिश सोच रहा होता है, मैं चीजों के आर पार देख सकता हूँ। लगता है ये उस एक्सरे का इफेक्ट है जो कि मैं अपने साथ में लेके आया था। लगता है बॉम्ब के फटने की वजह से मेरा जो कंप्यूटर था और मेरा जो एक्सरे था वो मेरे दिमाग के अंदर रह गया है और मेरे साथ में टाइम ट्रेवल करके यहाँ पे आ गया। चलो अब चेक करते हैं कि क्या इन दोनों की पावर को मैं एक साथ यूज कर सकता हूँ। ये बोलते हुए क्रिश एक वॉश की तरफ देखने लगता है। उसे पता चलता है कि वो एक पोर्सलेन का वास है जो कि 15 साल पुराना है। क्रिश सोच रहा होता है तो काफी ज्यादा कमाल की पावर है। तभी गेट खुलता है और जू कियान एंटर करती है। जू कियान बोल रही होती है, मैंने सुना है कि तुम खड़े हो पा रहे हो, मैं तुम्हारे लिए काफी ज्यादा खुश हूँ। तभी किसका कंप्यूटर उसको बता देता है कि ये जू कियान है। जू कियान डॉक्टर से बोल रही होती है, प्लीज आप एक बार क्रिश को चेक करिए। डॉक्टर जब क्रिश को चेक करते हैं तो वो बोलते हैं तो काफी अच्छी बात है, क्रिश तो पूरी तरीके से ठीक हो चुका है और इसकी बॉडी भी काफी ज्यादा हेल्दी हो चुकी है। पहले तो क्यों जो कि ये समझ नहीं पाएगा। कियान डॉक्टर से बोल रही होती है, मुझे अपने हस्बैंड से कुछ बात करनी है तो प्लीज आप बाहर चले जाइए। डॉक्टर के बाहर जाने के बाद में कियान बोल रही होती है, तुम फाइनली रिकवर कर गए, मैं तुम्हारे लिए काफी खुश हूँ। क्रिश सोच रहा होता है जू कियान काफी ज्यादा अलग इंसान है। ये बिल्कुल भी वैसी इंसान नहीं है जैसा कि इस बॉडी के ऑनर के मेमोरीज के अंदर है। ऐसा लग रहा है किसी ने ऑनर की मेमोरीज को एडिट कर दिया है।
मुझे लग रहा है कि मेरी बॉडी को पसंद करने वाली कोई और नहीं बल्कि यही होगी। कहीं ऐसा भी ना हो कि ये मुझे अभी भी अकेले में मार डाले। कियानियन किससे बोल रही होती है, आज तुम्हारे पेरेंट्स को तुम्हारी काफी ज्यादा टेंशन हो रही है। वो काफी बार हमारे घर पे आए हैं तुम्हें वापस जाने के लिए। तुम्हारी मॉम ने तो हमारे सामने भीख भी मांगी थी कि हम तुम्हें उन्हें वापस कर दे। तुम्हारी मॉम को देखते हुए हम सभी को काफी ज्यादा बुरा लग रहा था। क्रिस सोच रहा होता है लगता है मुझे अपने घर से बाहर निकालने वाले हैं, लेकिन मैं तो एक बेवकूफ हूँ ना, आखिर मैं इसकी बातों को समझ कैसे सकता हूँ। ये बोलते हुए क्रिस पागल की एक्टिंग करने लगता है। कियानियन सोच रही होती है ये गधा गधा ही रहेगा, इसे मेरी बातें समझ में नहीं आने वाली। तभी वहाँ पे लात मारते हुए कोई गेट को खोल देता है। क्रिस को पता चलता है कि इस बंदे का नाम है झैंग जिन, जो कि 24 इयर्स का है। बीमार थी, उसे शादी करने के लिए कोई चाहिए था, इसी वजह से इसने इस बेवकूफ क्रिस से शादी कर ली। लेकिन अब ये पूरी तरीके से ठीक हो चुकी है, इसी वजह से ये मुझे मारना चाहते थे, लेकिन मैं मरा नहीं तो अभी मुझे बाहर फेंकना चाहते हैं। कियानियन एक्टिंग करते हुए बोल रही होती है क्रिस मुझे माफ कर दो, तुम बहुत ही ज्यादा अच्छे हो, लेकिन हम साथ नहीं रह सकते। क्रिस सोच रहा होता है ये यहाँ पे अभी भी अच्छी बनने की एक्टिंग कर रही है, लेकिन मुझे पता है कि ये दोनों ही बंदे जो कि मेरे पास में है ये काफी ज्यादा कमीने हैं। अगर मैंने यहाँ पे कोई भी हरकत की तो ये मुझे मरवा डालेंगे। सबसे बेटर ये है कि मैं ऐसे निकल जाऊँ। क्रिस बोल रहा होता है ठीक है मैं चला जाऊंगा। झैंग जिन कियानियन को लाते हुए बोल रहा होता है आधे घंटे के अंदर यहाँ से निकल जाओ, अगर तुम ऐसा नहीं करोगे तो मैं तुम्हारी टांगे तोड़ दूंगा। क्रिस अपना फेस देखते हुए बोल रहा होता तुम मुझे अभी भी कच्चा समझ रहे हो, पर जू फैमिली मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाला। वैसे भी जू फैमिली तो बहुत ज्यादा छोटी फैमिली है, मैं यहाँ पे और भी स्नो लगी को पटाऊंगा। क्रिस जब लेटा होता है तभी उसे बाहर से झैंग जिन की आवाज आती है। झैंग जिन बोल रहा होता अब हमें शादी जल्दी करनी होगी, क्योंकि जो काउंट जुआनून है उनके घर में शादी होने वाली है, और अगर ऐसा होगा तो हमारी शादी के बारे में कोई बात नहीं करेगा। दूसरा बंदा बोल रहा होता है क्या तुम काउंट जुआनून की बड़ी बेटी जेनी के बारे में बात कर रहे हो? झैंग जिन बोल रहा होता है हाँ मैं जेनी की बात कर रहा हूँ, जिसको कि जुआनून सिटी की प्रिंसेस कहा जाता है। क्या तुम कभी उससे मिले हो? वो काफी ज्यादा सुंदर है। दूसरा बंदा बोल रहा होता है हाँ प्रिंसेस काफी ज्यादा पावरफुल भी है और काफी ज्यादा प्राउड भी, वो ऐसे ही कोई मीटिंग अटेंड नहीं करती। झैंग जिन बोल रहा होता है हाँ उन्हें इतना प्राइड तो होना ही चाहिए, वो काउंट की फैमिली से बिलोंग करती है। पिछले कुछ 1000 सालों से उनकी फैमिली काफी ज्यादा पावरफुल और काफी ज्यादा पैसे वाली रही है। उनकी बातों को सुनते हुए क्रिस सोच रहा होता है लगता है जेनी काफी ज्यादा पावरफुल लड़की है, लगता है मुझे इसी को पटाना पड़ेगा। जू फैमिली मेरा वेट करो, मैं तुम लोगों को तबाह कर दूंगा। थोड़ी देर बाद हम देखते हैं क्रिस को जू फैमिली ने घर से बाहर निकाल दिया होता है। गार्ड्स बोल रहे होते हैं क्रिस एक बहुत ज्यादा घटिया आदमी है, इसने हमारी जू फैमिली के कियानियन से शादी करी और हमारी जू फैमिली ने इसे काफी अच्छी तरीके से ट्रीट भी किया, पर इसने हमारे घर में से पैसा चुराया और बहुत सारे मेड्स को मोलेस्ट भी किया है। वैसे तो इसकी सजा मौत है, लेकिन हमारे मास्टर काफी ज्यादा काइंड है, इसी वजह से इसकी जान को बख्श रहे हैं। अब जू कियानियन और क्रिस के बीच में कोई भी शादी नहीं है, और जो क्रिस है वो जू फैमिली को छोड़ के जा रहा है, वो अब कभी भी यहाँ पे लौट के नहीं आ सकता। क्रिस सोच रहा होता है घटिया तुम लोग हो और घटिया मुझे बोल रहे हो, तुम लोग यहाँ पे सिर्फ मुझे बदनाम कर रहे हो ताकि जू कियानियन की शादी आराम से हो जाए। चलो ये तो काफी अच्छी बात है, मेरे फेस के ऊपर कोई भी स्क्रैच नहीं पड़ा, क्योंकि वो अपने फेस को खराब होते हुए फिर से नहीं देख सकता। लगता है पहले मुझे अपने घर चलना चाहिए। जू फैमिली के हेड बोल रहे होते हैं क्या सारा काम हो गया है? गार्ड बोल रहा होता है हाँ मास्टर सारा काम हो चुका है। कियानियन बोल रही होती है फादर अब क्या करने वाले हैं? कहीं से मेरी रेपुटेशन के ऊपर तो कोई भी असर नहीं पड़ेगा ना? जू फैमिली के हेड जू कियान बोलते हैं कि नहीं कुछ भी बुरा नहीं करने वाला, जो भी मैं करूंगा उसे मिस्टर झैंग जिन काफी ज्यादा खुश हो जाएंगे और उनके खुश होने की वजह से तुम्हारी लाइफ काफी ज्यादा अच्छी बनेगी। आगे हम देखते रात हो गई होती है। जंगल में चलते हुए क्रिस सोच रहा होता है जल्दी मैं घर पहुंचने वाला हूँ, लेकिन तभी क्रिस को कुछ बंदे घेर लेते हैं। क्रिस सोच रहा होता है मुझे पता ही था कि ऐसा कुछ होने वाला है, वो लोग मुझे इतने आराम से जाने नहीं दे सकते। फिर जो बंदे वहाँ पे आए होते हैं वो क्रिस को बांध के लेके जाने लगते हैं। वहाँ पे उन लोगों ने गड्ढा खून दिया होता है, वो लोग बोल रहे होते हैं इसको अंदर डालने का टाइम आ चुका है। वही क्रिस सोच रहा होता है ये लोग तो मुझे जिंदा गाड़ने वाले हैं, ये लोग तो काफी ज्यादा घटिया है। तभी वहाँ पे उस गैंग का बॉस आते हुए बोलता है मैं क्रिस का इस कब्र के अंदर स्वागत करता हूँ, सभी लोग ध्यान से इसके लिए करने जला देना, हम इसे काफी अच्छी खुशहाल मौत देंगे। क्रिस सोच रहा होता है तुम मुझे जिंदा अंदर गाड़ने वाले हो और तुम बोल रहे हो कि तुम मुझे खुशहाल मौत दोगे। लगता है इस बंदे को लेके इस ओरिजिनल बॉडी कॉर्नर के पास में कुछ इन्फॉर्मेशन है। क्रिस को पता चलता है कि इस बंदे का नाम है तियान हैन और ये यहाँ पे एक बहुत ही बड़े गैंग का लीडर है। इसने अपने हाथों से बहुत सारे लोगों की जान ले रखी है, लगभग इसने आज तक 279 लोगों को मारा है और इसकी बॉडी के अंदर एक नीडल फंसी हुई है। हम देखते हैं क्रिस लगातार तियान हैन को घूरे जा रहा होता है। तियान हैन क्रिस की पट्टी खोलते हुए बोल रहा होता है क्या तुम्हें कुछ कहना है? क्रिस बोल रहा होता है तुम्हारी बॉडी के अंदर एक नीडल है, अगर तुमने इसे बाहर नहीं निकाला तो तुम पक्का से मारे जाओगे। तुम्हारा जो नीडल है वो तुम्हारे लंग से काफी ज्यादा करीब आ चुका है, लगातार वो तुम्हारे खून के साथ में बह जा रहा है, एक बार जब वो तुम्हारे दिमाग के अंदर घुस जाएगा तो तुम्हारा सब कुछ खत्म हो जाएगा। तियान हैन सोच रहा होता है इस चीज के बारे में मेरी वाइफ को भी नहीं पता, आखिर इस बंदे को कैसे पता है? फिर तियान हैन बोल रहा होता है सभी लोग बोलते हैं कि तुम एक बेवकूफ हो, लेकिन तुम कोई बेवकूफ नहीं हो। क्रिस बोल रहा होता है मैं तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ तुम नीडल को बाहर निकालने में। तियान हैन बोल रहा होता है लगता है इसके बदले में मुझे तुम्हारी जिंदगी छोड़नी पड़ेगी, है ना? तुम्हें पक्का से भी जानना होगा कि मुझे किसने बोला तुम्हें मारने के लिए। क्रिस बोल रहा होता है मुझे पता है मुझे मारने के लिए कौन कह सकता है, लेकिन तभी तियान हैन बोल रहा होता है मुझे माफ करो तुम जिंदा नहीं बच सकते। क्रिस सोच रहा होता है कैसा अजीब बंदा है, ये तो यहाँ पे अपनी मौत से भी नहीं डर रहा है। तियान हैन बोल रहा होता है 3 महीने पहले तुम्हारे भाई ने मुझे 5 गोल्ड लिया था ताकि वो अपने फादर का इलाज करवा सके, कंपाउंड इंटरेस्ट मिला के वो भी हो चुका है 100 गोल्ड। मेरा तुम्हारे मानने का यही रीजन है कि तुम्हारी फैमिली वो पैसे वापस नहीं कर पा रही।
और तुम्हें मारने का कोई भी रीजन नहीं है। तभी क्रिस को 3 महीने पहले की मेमोरीज दिखाई देती है, जब जू फैमिली में उसको लेने के लिए उसके फादर आए थे और उन्होंने वहाँ पे काफी बड़ा हंगामा खड़ा कर दिया था। जो जू फैमिली के सर्वेंट्स थे उन्होंने उन्हें बहुत ज्यादा बुरी तरीके से मारा और उन्हें घर से बाहर फेंक दिया। क्रिस सोच रहा होता है मेरे फादर को जू फैमिली के लोगों ने इंजर्ड कर रखा है। इस बॉडी का जो रियल ओनर था वो एक नंबर का बेवकूफ था। सिर्फ एक लड़के के चक्कर में उसने अपने पेरेंट्स को इग्नोर कर दिया। सच में वो इतना घटिया कैसे हो सकता है। टियानहेन बोल रहा होता तुम बिल्कुल भी टेंशन मत लो, तुम यहाँ पे अकेले नहीं मरने वाले, कल हम तुम्हारी पूरी फैमिली को खत्म कर देंगे। क्रिस सोच रहा होता है मैं अपने पेरेंट्स और अपने भाई को मरने नहीं दे सकता। टियानहेन अपने बंदों से बोल रहा होता है जल्दी से इसे काट दो। जैसे ही वो बंदा किसी गला काटने वाला होता है, क्रिस बोल रहा होता है मैं तुम्हें 1000 गोल्ड दूंगा। ये सुन के वो बंदा रुक जाता है। क्रिस बोल रहा होता है मैं तुम्हें 10 दिन के अंदर 1000 गोल्ड दूंगा। ये बात सुन के वहाँ पे सभी लोग काफी ज्यादा शॉक्ड हो गए होते हैं। टियानहेन बोल रहा होता है मैं तुम्हें 3 दिन दे रहा हूँ, 3 दिन में मुझे पैसे लौटा दो। क्रिस सोच रहा होता है 3 दिन तो बहुत ज्यादा कम हो गए, लगता है यहाँ पे इस कमीने ने जू फैमिली से बात करी है। अगर ये मुझे 3 दिन के अंदर मार डालता है तो जू फैमिली से 100 गोल्ड देगी। क्रिस बोलता है ठीक है ये डील रही। टियानहेन बोल रहा होता है इसको जाने दो और यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट बाहर निकालो। टियानहेन के बंदे बोल रहे होते हैं गैंग लीडर हमारे पास में कोई भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। तभी जो क्रिस होता है वो बोल रहा होता है इसकी कोई भी जरूरत नहीं है। वो अपने कपड़ों को फाड़ के अपने खून से उसके ऊपर एक कॉन्ट्रैक्ट लिख देता है। टियानहेन सोच रहा होता है सभी लोग बोल रहे होते हैं कि ये बंदा बेवकूफ है, पर ऐसा लग तो नहीं रहा। फिर टियानहेन बोल रहा होता है मुझे वो 1000 गोल्ड 3 दिन के अंदर चाहिए, वरना तुम्हारा पूरा परिवार मारा जाएगा। इन 3 दिन के लिए मेरे 2 बंदे तुम्हारे साथ में रहेंगे ताकि तुम कहीं भाग ना जाओ। चलते हुए क्रिस सोच रहा होता है आखिर मैं 3 दिन के अंदर 1000 गोल्ड कैसे कमाऊं। तभी उसे एक आइडिया आता है। क्रिस सोच रहा होता है इस टेक्निक को यूज करते हुए मैं काफी सारे पैसे भी कमा सकता हूँ और अपनी फैमिली को भी प्रोटेक्ट कर सकता हूँ और हो सके तो जू फैमिली से भी रिवेंज ले पाऊंगा। वो दोनों ही गार्ड क्रिस के पास आते हुए बोल रहे होते हैं आखिर तुम यहाँ पे क्यों रुक गए हो, तुम्हारा घर अभी तक नहीं आया। क्रिस सोच रहा होता है मैं अपनी फैमिली से मिलकर क्या ही करूंगा, मेरी फादर मेरी वजह से दिक्कत में है, पता नहीं वो लोग मुझे देख के खुश होंगे भी की नहीं। कहानी सुनाने वाला मैं बता रहा होता है कि ये दुनिया मार्शल आर्ट की दुनिया है। यहाँ पे ज्यादातर लोग कबीले टाइप के साथ में रहते हैं। यहाँ पे आसपास में तकरीबन 20 घर बनाए हुए हैं और कुछ गार्ड जो कि गांव को लगातार गार्ड करते रहते हैं। लेकिन क्रिस की जो सैन फैमिली वो गांव से काफी ज्यादा दूर रहती है, वो लोग अकेले माउंटेन्स पे रहते हैं। ऐसा इसी वजह से क्योंकि जो सैन फैमिली वो बाहर की फैमिली है, वो 10 साल पहले ही यहाँ पे आके बसे हैं। उनको यहाँ के लोगों ने कभी भी एक्सेप्ट नहीं किया। हमें क्रिस के घर के अंदर का सीन दिखाया जाता है। क्रिस के जो फादर होते हैं वो खून खांस रहे होते हैं और बोल रहे होते हैं मुझे जाके अपने बेटे को वापस लेके आना है। वही क्रिस की मॉम बोल रही होती है अगर तुम ऐसे ही खून खाते रहोगे तो तुम मारे जाओगे, इसलिए बेड से मत उठो। क्रिस के डैड बोल रहे होते हैं मैं अपने बेटे को कल लेने के लिए जाऊंगा, अगर मुझे कल जू फैमिली के लोगों ने रोका तो मैं वहाँ पे खुद को मार डालूंगा। क्रिस की मॉम बोल रही होती है हमने अपने बेटे को काफी ज्यादा नाजुक से पाला है, लेकिन जू फैमिली में जाने के बाद पता नहीं लोग उसे कैसे बुली कर रहे होंगे। तभी क्रिस का छोटा भाई उठते हुए बोल रहा होता है मॉम डैडा बिल्कुल भी टेंशन मत लो, मैं जू फैमिली से अपने बड़े भाई को लेके आऊंगा, भले इसके लिए मुझे अपनी जान को रिस्क में क्यों डालना पड़े। डैडा बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए, हम दोनों साथ में फाइट करेंगे। वही जो क्रिस होता है वो बाहर से सारी बातें सुन रहा होता है। फिर क्रिस गेट खोलते हुए उन सभी के सामने झुक जाता है और बोल रहा होता है मॉम डैड और भाई मैं वापस आ गया। क्रिस को वहाँ पर देख के सभी लोग शॉक्ड हो गए होते हैं। क्रिस की माँ रोते हुए बोल रही होती है मेरा क्रिस वापस आ गया, कहीं मैं सपना तो नहीं देख रही ना, फाली तुम उन डेविल के हाथों से छूट के वापस आ गए। क्रिस बोल रहा होता है हाँ मॉम मैं वापस आ गया, मुझे माफ कर दीजिएगा, मुझे पता है मैंने बहुत सारी गलतियां करी है, अब मैं कभी भी लौट कर जू फैमिली में वापस नहीं जाऊंगा। क्रिस की मॉम मुझे गले लगाते हुए बोल रही होती तुम काफी ज्यादा समझदार हो। क्रिस सोच रहा होता ये लोग बस इतना चाहते हैं कि मैं जू फैमिली में वापस ना जाऊं। जो पहले वाला क्रिस था वो बहुत ही बड़ा बेवकूफ था, उसने इतने ज्यादा प्यारे परिवार को दुख दिया है। क्रिस अपने डैड के सामने झुकते हुए बोल रहा होता है डैड मुझे माफ करिएगा। क्रिस के डैड बोल रहे होते तुम पहले से काफी ज्यादा अलग दिख रहे हो, तुम पहले कभी भी ऐसे बात नहीं किया करते थे, लगता है तुम पहले से काफी ज्यादा स्मार्ट हो गए हो। क्रिस सोच रहा होता आखिर मैं इस चीज को कैसे एक्सप्लेन करूँ। क्रिस की मॉम बोल रही होती है लगता है क्रिस को गॉड ने ब्लेस किया है, इसी वजह से क्रिस स्मार्ट हो गया है। क्रिस सोच रहा होता है मॉम ने मेरी प्रॉब्लम ठीक कर दी, वरना मुझे एक्सप्लेन करने में काफी सारा टाइम लगता। क्रिस का भाई जियान बोल रहा होता है क्या आपको जू फैमिली ने बाहर निकाल दिया। क्रिस मुंडी हिलाते हुए बोल रहा होता है हाँ। क्रिस की मॉम बोल रही होती है कोई बात नहीं भूल जाओ, वो लोग बहुत ज्यादा कमीने थे, भले ही हमारी फैमिली के पास में पैसे नहीं है लेकिन हम लोग बहुत ज्यादा अच्छे हैं, मैं और तुम्हारा भाई काफी सारा मेहनत करके पैसे कमाएंगे तुम्हारे लिए। क्रिस सोच रहा होता है कि मेरी मॉम को ऐसा लग रहा है कि मैं वहाँ पे बहुत ज्यादा आराम से रहता था, इसी वजह से मुझे गरीब परिवार में रहने में दिक्कत आएगी। यहाँ पे पूरा परिवार काम करने के लिए तैयार है, मुझे सपोर्ट करने के लिए। क्रिस की मॉम बोल रही होती है तुमने जू फैमिली में इसी वजह शादी करी थी ना क्योंकि तुम्हें एक भाई चाहिए, जब तुम्हारे भाई और पापा ठीक हो जाएंगे तब हम तुम्हारी शादी करवा देंगे। क्या तुम हमारे गाँव के वीडियो ल्यू को जानते हो, वैसे वो तुमसे 3 साल बड़ी है लेकिन वो बहुत ज्यादा प्यारी है। क्रिस सोच रहा होता है क्या खतरनाक फैमिली है, इन्होंने मेरे लिए एक वाइफ भी अरेंज कर दी है। क्रिस बोल रहा होता है डैड मॉम आप लोग मेरी शादी के बारे में कुछ मत सोचो, डैड पहले मुझे आपकी बॉडी को चेक करना है कि आप ठीक है भी कि नहीं। फिर क्रिस अपने एक्सरे का यूज करते हुए देखता है कि उसकी डर की हालत काफी ज्यादा खराब है, उनके इंटरनल ऑर्गन्स डैमेज हो गए हैं और उनके रिब्स के ऊपर भी क्रैक पड़ चुके हैं। 3 महीने के टाइम के दौरान रिब्स काफी ज्यादा जुड़ भी गई है लेकिन वो सही से नहीं जुड़ी, लगता है जू फैमिली के लोगों ने काफी ज्यादा क्रूर तरीके से मारा है
और इन्हीं को बचाने के लिए मेरे भाई ने 5 करोड़ का कर्जा लिया था, वरना वो कभी भी इनको बचा नहीं पाता। इनको बचाने के लिए मुझे इनकी बॉडी से सारा बेकार खून बाहर निकालना पड़ेगा। दूसरा, मुझे अच्छे हर्ब्स का यूज करना पड़ेगा इनकी बॉडी के ऊपर लगाने के लिए, और इनको कुछ हर्ब्स खिलाने भी पड़ेंगे ताकि ये कुछ महीनों के अंदर ठीक हो जाए। चलो, ये तो काफी अच्छी बात है कि मैं पिछली लाइफ में एक डॉक्टर था और जो मेरी मेडिकल स्किल्स है वो काफी ज्यादा शानदार है। क्रिस बोल रहा होता है मैं कल आपके लिए हर्ब्स लेने के लिए जाऊंगा। फिर क्रिस अपने भाई से बोलता है मुझे अपना पाँव दिखाओ। क्रिस सोच रहा होता है इसका पाँव पूरी तरीके से टूट चुका है, अगर ऐसे ही जुड़ गया तो बहुत ही बड़ी दिक्कत कर देगा। चलो, ये तो काफी अच्छी बात है कि इसके अभी तक ब्लड वेसल टूटे नहीं है। जियांग बोल रहा होता है बता आप किस वजह से डर रहे हैं? आप बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए, 10 दिन के अंदर मैं बिल्कुल ही ठीक हो जाऊंगा और फिर मैं जाके काफी ज्यादा मेहनत करूंगा ताकि मैं घर में भाभी ला सकूं। क्रिस सोच रहा होता है मुझे लगा था कि मेरे घर में सिर्फ 2 ही पागल है, लेकिन जो मेरा छोटा भाई है वो बिल्कुल भी मेरे मॉम डैड की तरह है। ये लोग मेरा बहुत ज्यादा ध्यान रखते हैं। क्रिस अपने भाई के पाँव को टच करते हुए बोल रहा होता है तुम काम पे नहीं जा सकते, अगर तुम्हारे पाँव को ठीक नहीं करा गया तो तुम मारे जाओगे। मुझे बताओ कि आखिर तुम इंजर्ड कैसे हुए थे? जियांग बता रहा होता कि मैं परसों जू फैमिली के घर पे गया था ताकि मैं आपके बारे में पता कर सकूं। गाश ने मुझे अंदर नहीं जाने दिया और उन लोगों ने मेरे ऊपर अटैक भी कर दिया। ये तो काफी अच्छी बात है कि फाइट के दौरान मेरा सिर्फ पाँव ही टूटा। क्रिस सोच रहा होता है जू फैमिली बहुत ही बड़ी कमीनी है, उसने मेरी पूरी फैमिली को बर्बाद कर दिया है। फिर क्रिस बोल रहा होता है टेंशन मत लो, मैं तुम्हारे पाँव को ठीक कर दूंगा। वही हम देखते हैं गार्ड्स को जो कि बाहर क्रिस की बातें सुन रहे होते हैं। अगले दिन क्रिस होता है वो माउंटेन्स के ऊपर आ गया होता है हर्ब्स को कलेक्ट करने के लिए। हर्ब्स कलेक्ट करने के बाद वो अपने घर पे जाता है और कॉटन को और पानी को गर्म करता है ताकि वो एक छोटा सा ऑपरेशन थिएटर बना सके। अपने मेडिकल स्किल्स का यूज करते हुए अपने फादर की सारी बोन्स को जोड़ देता है, साथ ही अपने भाई के फ्रैक्चर को भी ठीक कर देता है। क्रिस के फादर बोल रहे होते हैं मेरा दर्द ठीक हो गया, अब मुझे बिल्कुल भी खून की खांसी नहीं हो रही। क्रिस की मॉम बोल रही होती है क्रिस एकदम अमेजिंग है, इसने कुछ देर के अंदर अपने पापा को ठीक कर दिया। जियांग बोल रहा होता है बदल आपने कैसे किया? आप तो पहले बेवकूफ हुआ करते थे ना। तभी क्रिस के डैड बोलते हैं जियांग ऐसे मत बोलो, तुम्हारा भाई कभी बेवकूफ नहीं था, बस वो एक बेवकूफ इंसान जितना ही समझदार था। क्रिस की मॉम बोल रही होती है हमारा बेटा काफी ज्यादा कैपेबल है, हम इसकी शादी वीडियो लियो से नहीं कराने वाले। क्रिस के डैड भी बोल रहे होते हैं हाँ तुम बिल्कुल सही बोल रही हो। क्रिस की मॉम बोल रही होती है हम एक मेडिकल क्लिनिक खोलेंगे जिससे कि हम लोग बहुत ही सारा पैसा कमाएंगे। अब हमारा क्रिस विलेज चीफ की बेटी से शादी करेगा। क्रिस सोच रहा होता है मॉम तो काफी ज्यादा आगे बढ़ गई। क्रिस बोल रहा होता है अंदर मुझे थोड़ा ठीक नहीं लग रहा, मैं बाहर जा रहा हूँ हवा खाने के लिए। क्रिस की मॉम बोल रही होती है बाहर अपना ध्यान रखना। जैसे ही क्रिस बाहर आता है वो गार्ड बोलता है कि तुम्हारी फैमिली काफी ज्यादा खुश लग रही है, लेकिन याद रखना कि तुम्हारे पास में सिर्फ 2 ही दिन है, अगर तुमने 2 दिन के अंदर 1000 गोल्ड को नहीं दिया तो तुम्हारा पूरा परिवार मार जाएगा। उन गार्ड्स के बातों को सुनने के बाद क्रिस का मूड काफी ज्यादा खराब हो जाता है और वो अपने घर वापस चला जाता है। क्रिस हंसते हुए बोलता है वापस आ गया। तभी क्रिस की मॉम ने गर्म पानी कर दिया होता है और वो बोल रही होती है मैं तुम्हारा पैर धो देती हूँ। क्रिस सोच रहा होता है मेरी मॉम मेरे पाँव धोएंगी, ये कराना मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा। क्रिस अपनी मॉम से बोल रहा होता है मॉमी मैं खुद कर लूंगा, आप बिल्कुल भी टेंशन मत लो। क्रिस की मॉम रोते हुए बोल रही होती है मेरा हाथ एकदम साफ है, क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारा पाँव नहीं छूऊं? पहले तो तुम बार बार मेरे से पाँव धुलवाने के लिए आते थे। क्रिस सोच रहा होता है लगता है उस बेवकूफ क्रिस ने अपने मॉम से पाँव धुलवा रखे हैं, अगर मैं अभी इनसे पाँव नहीं धुलवाऊंगा तो इनको लगेगा कि मैं काफी ज्यादा अमीर फैमिली में रह के आया हूँ, इसी वजह से मैं इनको पसंद नहीं कर रहा। फिर क्रिस अपने पाँव धुलवाने लगता है। क्रिस की मॉम बोल रही होती है पानी ज्यादा गर्म तो नहीं है ना? क्रिस भी बोल रहा होता है नहीं नहीं बिल्कुल ठीक है। क्रिस सोच रहा होता है मुझे कभी भी नहीं लगा था कि मुझे इतना ज्यादा प्यारा परिवार मिलेगा, अब से मैं इन सभी लोगों को अपना खुद का परिवार मानूंगा। उस बेकार क्रिस के ऊपर उसके मॉम डैड का बहुत ही बड़ा कर्ज है जिसको मैं एक एक करके पूरा पे बैक करूंगा, लेकिन फिलहाल सबसे जरूरी काम है फिलहाल की प्रॉब्लम्स को दूर करना। अगले दिन क्रिस सुबह अपने घर में बैठ के खाना खा रहा होता है, तभी उसके दरवाजे पे वो गार्ड्स नॉक करते हैं। गार्ड्स बोल रहे होते हैं तुम्हारे पास में बहुत ही ज्यादा कम टाइम है, तुम पैसे नहीं कमा रहे हो। गार्ड्स को देखते हुए क्रिस की मॉम बोल रही होती है ये कौन है? क्रिस बोल रहा होता है मॉम टेंशन मत लो, ये दोनों ही मेरे दोस्त है। क्रिस की मॉम बोल रही होती है अच्छा तुम क्रिस के दोस्त हो, हम लोग खाना खा रहे हैं तुम लोग भी आओ खाना खाने। तभी वो गार्ड एक्टिंग करते हुए बोल रहा होता है नहीं आंटी हमने खाना खा लिया है। गार्ड को देखते हुए क्रिस सोच रहा होता है इस गार्ड का नाम तियान सुसान है, ये एक बहुत ही बड़ा मर्डरर है, पर अभी ये कितनी अच्छी एक्टिंग कर रहा है। क्रिस बोल रहा होता है मैं अपने फ्रेंड के साथ में सिटी में जा रहा हूँ, स्कूल में कुछ टीचर आए पढ़ाने के लिए। क्रिस की मॉम बोल रही होती है क्या तुम खाना खाने के लिए घर पे आओगे? लंच के टाइम तक तो तुम्हें काफी ज्यादा भूख लग जाएगी। क्रिस बोल रहा होता है मैं दोपहर तक तो वापस नहीं आ पाऊंगा, लेकिन मैं रात तक वापस आ जाऊंगा। वहीं सिसान बोल रहा होता है आंटी मेरा घर टाउन में ही है, मैं इसे भूखा नहीं रहने दूंगा। क्रिस की मॉम क्रिस से बोल रही होती है मैंने तुम्हारे लिए अंडे बॉईल किया है, ये बोलते हुए क्रिस को एक अंडा पकड़ा देती है। एग लेने के बाद में क्रिस वहाँ से निकल गया होता है। आगे हमें 4 घंटे बाद का सीन दिखाया जाता है। क्रिस और वो दोनों का जॉन सिटी के अंदर जा रहे होते हैं। वहीं हम देखते हैं 2 बाप बेटों को जो कि आपस में बात करते हुए आ रहे होते हैं। बेटा बोल रहा होता है हमारे साथ में चीटिंग हुई है, बाप भी बोल रहा होता है हाँ तुम बिल्कुल सही बोल रहे हो, लेकिन हम लोग बर्बाद हो चुके हैं, हमें वो गैम्बलिंग नहीं खेलनी चाहिए थी। क्रिस सोच रहा होता है मुझे लगा था कि यहाँ पे कोई झगड़ा हो रहा है, पर असल में ये दोनों बाप बेटे हैं जो कि गैम्बलिंग के बारे में बात कर रहे हैं। जब वो बाप बेटे दोनों वहाँ जा रहे होते हैं तभी सिसान बोलता है अंकल आप कैसे हैं? क्रिस सोच रहा होता है सिसान इनको जानता है। अंकल बोल रहे होते ये तो सिसान है, तुमसे मिले हुए काफी सारे दिन बीत गए। सिसान बोल रहा होता है आप मेरे घर पे नहीं आए,
डैड आपको काफी ज्यादा मिस कर रहे हैं। आपकी और हमारी फैमिली के बीच में 10 साल की दोस्ती है, तो थोड़े बहुत उधार के लिए हमारी फैमिली को कुछ भी नहीं बोलेगी। अंकल ली बोल रहे होते हैं ठीक है मैं कल आऊंगा। सिसान उन अंकल से बोल रहा होता है मेरे फादर ने जो आपको पैसे दिए थे वो आपको रिटर्न करने की कोई भी जरूरत नहीं है। अंकल ली बोल रहे होते हैं आखिर मैं क्या बोलूं, मुझे बहुत ज्यादा शर्म आ रही है। सिसान उनको जंगल में रहते हुए बोल रहा होता है आखिर आप शर्मा क्यों रहे हैं, हम लोग बिल्कुल किसी दोस्त की तरह है, थोड़ा बहुत पैसा बिल्कुल भी मायने नहीं रखता। जब मैं छोटा था तो मैं आपके घर पे आया करता था खाना खाने के लिए। अंकल ली बोल रहे होता है अगर ऐसी बात है तो मैं तुम्हारे लिए काफी अच्छा खाना बनाऊंगा। थोड़ी देर बाद सिसान झाड़ू से बाहर निकलता है। सिसान 14 से बोल रहा होता है जाके बिग ब्रदर को बोल दो कि झाड़ू में तो लाश पड़ी हुई है और उनको साफ करवाना है। क्रिस सोच रहा होता है क्या इसने उन दोनों बंदों को मार डाला। सिसान बोल रहा होता है मुझे माफ करना, मुझे तो पुराने मिलने वाले मिल गए थे। आगे चलते हुए क्रिस बोल रहा होता है तुम उस बंदे को अंकल बोल रहे थे। सिसान बोल रहा होता है हाँ मेरे फादर का दोस्त है, हमारी फैमिली को फ्रेंड्स बनने में 10 साल से ज्यादा हो गए हैं। जब मैं थोड़ा था तो मुझसे मिलने के लिए मेरे घर पे आया करते थे। क्रिस बोल रहा होता है तुम्हारा उनके ऊपर कितना उधार था। सिसान बोल रहा होता है तकरीबन 3 गोल्ड का, क्योंकि वो मेरे मिलने वाले थे इसी वजह से इंटरेस्ट बहुत ज्यादा कम लगाया था। सबको जोड़ जाके आपको 25 गोल्ड बनते हैं। लेकिन कल इन बाप बेटों ने एक गेमलिंग खेली जहाँ पे ये लोग अपना सारा पैसा हार गए और बहुत ही भारी कर्जे में डूब गए। क्रिस सोच रहा होता है सिर्फ 25 गोल्ड के लिए इसे अपने पापा को दोस्त को मार डाला और 10 साल पुरानी दोस्ती भूल गया। सिसान बोल रहा होता है मुझे पता है कि तुम मेरा टाइम वेस्ट कर रहे हो, 2 दिन के अंदर 1000 गोल्ड कमाना एकदम इम्पॉसिबल है। कैसा लगेगा मैं तुम्हें अभी मार डालूं, इससे मेरे 2 दिन भी बर्बाद नहीं होंगे। क्रिस भी बोल रहा होता है हाँ तुम बिल्कुल सही बोल रहे हो, 1000 गोल्ड कॉइन किसी गरीब बंदे के लिए कमाना बहुत ज्यादा बड़ी बात है। पर मैं तुम्हें क्लियरली बता दूं कि मैं कोई ऑर्डिनरी इंसान नहीं हूँ, मुझे 2 दिन नहीं लगने वाले इतना सारा पैसा कमाने में, शायद आज का दिन काफी रहेगा। सिसान बोल रहा होता है तो काफी ज्यादा कमाल की बात है। क्रिस बोल रहा होता तुम बिल्कुल भी टेंशन मत लो, 3 घंटे के अंदर मैं तुम्हारा सारा पैसा तुम्हें वापस कर दूंगा। हमें बताया जाता है कि जुआनो सिटी है उसके अंदर 25 टाउन आते हैं और इन सिटीज के अंदर तकरीबन 2.5 लाख लोग रहते हैं, जिसमें से सिटी की पॉपुलेशन है 30,000। ये जो पूरी सिटी वो 12 फीट लंबी दीवार से घिरी हुई है और यहाँ पे गार्ड करने के लिए बहुत सारे सोल्जर्स भी खड़े रहते हैं। सिसान के साथ में सिटी में आते ही क्रिस सबसे पहले ट्रेजर पवेलियन गया जहाँ पे सबसे ज्यादा पैसे की लेन देन होती है। क्रिस सोच रहा होता है मैं यहाँ पे बहुत सारे पैसे तो कमाऊंगा ही, लेकिन साथ ही मैं यहाँ पे जू फैमिली से बदला भी लूंगा। वक्त आ चुका है कमाल दिखाने का। ट्रेजर पवेलियन के अंदर लोग मेनली सिल्क का काम करते हैं। सिल्क के काम में सबसे ज्यादा बड़ी है वो है जू फैमिली और उससे थोड़ी सी छोटी है लिन फैमिली। ये सारी की सारी फैमिली बहुत ज्यादा पैसे वाली है और वेल नोन है। क्रिस को यहाँ पर देखते हुए एक बंदा उसके पास में आता है और बोल रहा होता है आपको यहाँ पे कोई काम था क्या। क्रिस बोल रहा होता है जाके लिन फैमिली के मास्टर को बुला के लेके आओ, मेरे पास में बहुत ही बड़ी डील है। इस डील से वो कम से कम साल के 5,000 गोल्ड कॉइन कमा सकते हैं। जो गार्ड आया होता है वो बोल रहा होता है मुझसे मजाक मत करो, तुम्हें देख के तो लग रहा है कि 5 गोल्ड कॉइन भी काफी ज्यादा बड़ी कीमत होती है। तभी सन आगे बढ़ते हुए बोल रहा होता है मैं ब्लैक गैंग से सिसान हूँ, मैं बोल रहा हूँ कि जाके लिन फैमिली के हेड को बुला के लेके आओ, मुझे उनसे बात करनी है। वो बंदे बोल रहे होते हैं प्लीज हमारे साथ में चलिए, हम आपको हमारे बॉस के पास में लेके चलते हैं। आगे उनके पास में लिन फैमिली का हेड आ गया होता है। लिन फैमिली का हेड बोल रहा होता है आखिर तुम लोग को मुझसे क्या डिस्कस करना है। हमें बताया जाता है कि इस बंदे का नाम होता है लिन मो, जो कि ट्रेजर पवेलियन का भी ओनर है। क्रिस बोल रहा होता है मेरे पास में एक ऐसी टेक्निक है जिसका यूज करते हुए आप साल के 5,000 गोल्ड कॉइन कमा सकते हैं। लिन फैमिली के हेड बोल रहे होते हैं मुझे एक्सप्लेन करो। क्रिस बोल रहा होता है मेरे पास में एक फॉर्मूला है जो कि मैं आपको 2,000 गोल्ड कॉइन में बेचना चाहता हूँ। लिन फैमिली के हेड बोल रहे होते हैं वो तुम फालतू लग रहे हो और मेरा टाइम काफी ज्यादा प्रीसियस है, मैं उसे तुम्हारे ऊपर वेस्ट नहीं करना चाहता, तुम यहाँ से जा सकते हो। सिसान सोच रहा होता है इस कमीने ने मेरी बेइज्जती करवा दी, ये डायरेक्ट यहाँ पे 2,000 गोल्ड कॉइन मांग रहा है, कोई बेवकूफ होगा जो कि इसको 2,000 गोल्ड कॉइन इसके हाथों में दे देगा। तभी क्रिस टेबल पे एक कपड़ा रखता है। क्रिस बोल रहा होता है क्या आप इस सिल्क कलर को देख सकते हैं, ये प्रॉपर गोल्ड है। लिन फैमिली का हेड आगे बढ़ते हुए बोल रहा होता है आखिर कैसे पॉसिबल हो सकता है, इसका कलर तो गोल्डन येलो है। क्रिस बोल रहा होता है क्या आपको पता है कि जू फैमिली इतनी जल्दी इतनी बड़ी कैसे बन गई, क्योंकि उनको ज्यादा कपड़ा होता है वो एकदम पीला होता है जो कि वो लोग किंग को बेचते हैं। मेरा तो ये मानना है कि आप भी इस गोल्ड सिल्क को किंग को बेच सकते हैं, अगर आप ऐसा करते हैं तो आप बहुत सारा पैसा कमा सकते हैं। वही जू फैमिली वो एकदम बर्बाद हो जाएगी और जुआनो सिटी की सबसे बड़ी फैमिली बन जाएगी, वो है लिन फैमिली। लिनमा बोल रहा होता है आखिर मैं तुम्हारे पर विश्वास कैसे करूं कि ये तुमने डाई किया है, हो सकता है तुमने इसे कहीं से चुराया हो। क्रिस बोल रहा होता है मैं यहाँ पे सारे मटेरियल्स को लेके आया हूँ, 1 घंटे के अंदर मैं आपको ऐसा डाई तैयार करके दे सकता हूँ, मेरा विश्वास करिए पहले से बेटर होगा। लिनमा बोल रहा होता है तुम मेरे पूरे बैकयार्ड को यूज कर सकते हो, तुम्हें जो चाहिए तुम वो ले लो, बस मुझे डाई चाहिए, अगर तुमने खुद को प्रूव कर दिया तो मैं तुम्हें पक्का से पैसे दे दूंगा। क्रिस बोल रहा होता है 2,000 गोल्ड। लिनमा बोलता है कोई दिक्कत नहीं है। सिसान सोच रहा होता है ये बंदा तो काफी ज्यादा कमाल का है, इसने एक झटके में 2,000 गोल्ड कमा लिए और साथ ही साथ जू फैमिली के खिलाफ एक बहुत ही बड़ा गेम खेल दिया। आगे हम देखते कि इसने अपने सारे हब्स को मंगा लिया होता है। जो इस वर्ल्ड का गोल्डन कलर होता है वो काफी ज्यादा डार्क होता है, वही क्रिस का बनाया हुआ गोल्डन कलर होता है वो काफी ज्यादा लाइट होता है। 2 घंटे बाद क्रिस बैकयार्ड से बाहर निकलता है। लिनमा बोल रहा होता है क्या काम हो गया। क्रिस बोल रहा होता है हाँ काम हो चुका है, आप ये कपड़ा देख सकते हैं। लिनमा उस कपड़े को देखते हुए बोल रहा होता है हाँ ये तो गोल्डन है, मैंने आपका पैसा रख दिया है। क्रिस बोल रहा होता है मैंने आपको रेसिपी दे दी है, उम्मीद करता हूँ कि आप जल्दी जू फैमिली को हरा देंगे। थोड़ी देर बाद में लिनमू उस टेक्निक से अपने खुद के कपड़ों को डाई करवाता है
और उसे सेम रिजल्ट आते हैं। लिनमो बोल रहा होता है आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपकी वजह से मेरी फैमिली काफी ज्यादा प्रॉस्पर होने वाली है। तभी वहाँ पे कोई आता है, हम देते वो जू फैमिली के हेड होते हैं, जो कि बोल रहे होते हैं क्रिस तुमने हमारी फैमिली की रेसिपी चुरा ली जिसके ऊपर हम लोग सालों से काम कर रहे थे। क्रिस सोच रहा होता है आखिर ये लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, लगता है इन लोगों को बुलाने वाला और कोई नहीं बल्कि लिनमो है। लिनमो बोल रहा होता है मुझे माफ करना, लेकिन जो मेरा बेटा है वो तियानयान मसला अकेडमी में पढ़ रहा है और जू फैमिली का सन इन लॉ है झैंग जिन, वो जू सिटी का जनरल है और उसका जो फादर है वो लूजिया काउंटी के गवर्नर है। क्रिस सोच रहा होता है इसे मेरे बेटे को एग्जाम पास करवाने के लिए मेरी बलि दे दी। सच में इस कमीने ने बहुत ही बड़ा गेम खेला है। जू फैमिली के हेड बोल रहे होते हैं कि तुम एक बहुत ही बड़े कमीने हो जो कि मेरे घर में पड़े रहते थे। तुमने मेरे घर से पैसे चुराया और मैट्स को भी मोलेस्ट किया। अब तुमने हमारा बनाया हुआ नया फॉर्मूला भी चुरा लिया जिसके ऊपर हम लोगों ने बहुत सारा खर्चा किया है। मैं तुम्हें सब बेकार इंसान कभी भी नहीं देखा। कियान क्या रोते हुए बोल रही होती है मैं तुमसे काफी डिसअपॉइंट हुई क्रिश, अगर तुम्हें पैसे की जरूरत थी तो तुम मुझसे बोल देती। क्रिश ने हमारा फॉर्मूला चुराया है और अब वो यहाँ पे इसको लिन फैमिली में बेचने वाला था जिससे कि हमारी जू फैमिली को बहुत ज्यादा भारी लॉस होते। प्लीज हम लोग के साथ में इंसाफ करिए। कियान कैन एक्टिंग करते हुए बोल रही होती है फादर प्लीज ऐसा मत करो, क्रिस को एक और मौका दे दो। क्रिस अगर तुमने हमें फॉर्मूला चुराया था तुम्हें यहाँ पे बोल देना चाहिए, हम तुम्हें पनिश नहीं करेंगे। अगर तुम हमें रियलिटी बताओगे तो हम समझ लेंगे कि तुम कंफ्यूज हो गए थे। क्रिस सोच रहा होता है मैं कंफ्यूज हो गया था कि तुम मुझे बेवकूफ बना रहे हो, तुमने इस कमीने लिन फैमिली के हेड को लेकर बहुत ही बड़ी चाल चल दी। क्रिस बोल रहा होता है कि तुम बोल रहे हो कि मैं तुम्हारे फॉर्मूले को चुराया है, मुझे बताओ कि एविडेंस कहाँ पे है। जू फैमिली के हेड बोल रहे होते तुम एक कचरा इंसान हो, तुम खुद से कोई फॉर्मूला डेवलप नहीं कर सकते। वही जो मेरी जू फैमिली वो काफी टाइम से सिल के ऊपर काम कर रही है, हमारी फैमिली ने सदैव बिता दी इस काम में, तो क्या हमें ये भी नहीं पता होगा कि येलो डाई कैसे बनाते हैं। क्रिस बोल रहा होता है फाइनल बात तो यह है कि तुम्हारे पास में कोई भी एविडेंस नहीं है कि मैंने तुम्हारा फॉर्मूला चुराया है। फिर क्रिस उन ऑफिसर से बोल रहा होता है मैं प्रूव कर सकता हूँ कि मैंने डाई का फॉर्मूला नहीं चुराया, मैं भी इन लोगों से बड़े डाई बना सकता हूँ। कियान कैन बोल रही होती कि पहले तुमने चोरी करी उसके बाद तुम यहाँ पे झूठ भी बोल रहे हो, तुम बहुत ज्यादा गलत काम कर रहे हो क्रिश, तुम्हें ये सब नहीं करना चाहिए। क्रिस बोल रहा होता है इस बार मैं प्ले डाई नहीं करूंगा, इस बार मैं पर्पल डाई करने वाला हूँ। कहानी सुनाने वाला मैं बता रहा होता है इस वर्ल्ड में सबसे मुश्किल डाई होता है वो होता है पर्पल डाई। एक कपड़े को डाई करने के लिए कम से कम 300 सीजर्स लगते हैं और साथ में बहुत सारे मटेरियल चाहिए होते हैं। ग्रेट डायनेस्टी में भी आज तक ऐसा कोई बंदा नहीं है जिसने की पर्पल डाई के अंदर मास्टर कर लिया हो। ज्यादा वो रेड और ब्लू कलर को मिलाना जानते हैं, लेकिन जो डाई होता है वो परफेक्ट नहीं आता, कलर काफी डल और घटिया दिखते हैं और जल्दी ही गायब भी हो जाते हैं। इसी वजह से सिल्क की दुनिया में पर्पल डाई काफी ज्यादा मुश्किल है और इंडस्ट्री में ये काम बहुत ही ज्यादा कम लोग कर पा रहे हैं। क्रिस बोल रहा होता है यहाँ पे तुम सभी लोगों को पता है कि मैं एकदम अकेला हूँ और मेरे पास में कोई पैसा भी नहीं है, फिर भी मैं एकदम कम लागत में पर्पल डाई बना के दिखाऊंगा। जू फैमिली तुम्हारे पास में बहुत सारा पैसा है ना, अपने सारे पैसे को यूज कर लो, फिर भी तुम मेरे से अच्छा डाई नहीं बना पाओगे। कियान कैन बोल रही होती है अगर ऐसी ही बात है तो हम इस चैलेंज को एक्सेप्ट करते हैं। क्रिस बोल रहा होता है अगर मैं यहाँ पे जीत गया तो जू फैमिली के हेड को मुझसे माफी मांगनी पड़ेगी। जू फैमिली का हेड बोल रहा होता है इस चीज के बारे में हम लोग बाद में बात करेंगे। क्रिस बोल रहा होता है यहाँ पे जो कंपटीशन की टाइम लिमिट है वो है 3 घंटे, 3 घंटे के अंदर सजा सामने आ जाएगी। मैं यहाँ पे सारे ऑफिसर्स को इन्वाइट कर रहा हूँ कि ये इस कंपटीशन की जज बने। फिर क्रिस बैकयार्ड में चला जाता है और अपने फॉर्मूले का यूज करते हुए पर्पल सिल्क के ऊपर काम करने लगता है। क्रिस के पास में इस तरह से काफी आगे की नॉलेज है, इसी वजह से इसको पता है कि आखिर बेस्ट पर्पल कलर कैसे निकाले। क्रिस सोच रहा होता है मैं जू फैमिली को खत्म कर दूंगा, ये कलर ऐसा कलर होगा जो कि इस दुनिया ने पहले कभी नहीं देखा होगा। 3 घंटे बाद हम देखते हैं जू फैमिली ने पर्पल लाइट रेडी कर लिया होता है। जू फैमिली का जो मास्टर होता है वो बोल रहा होता है ये कलर काफी ज्यादा पक्का है। वही लिनमो भी बोल रहा होता है हाँ ये कलर तो काफी ज्यादा शानदार है, इसमें बहुत ज्यादा बेहतरीन काम किया गया है। कियान कैन बोल रही होती है मास्टर जो आपने काफी अच्छा काम किया है, वैसे क्या आप मुझे इस फॉर्मूले की बुक दे सकते हैं। मास्टर जो उनको बुक देते हुए बोल रहे होते हैं आप लोग हमारा घर चलाते हैं, ये वो पुश्तैनी खजाना है जो कि मेरे पूर्वज लिखते हुए आए हैं, इसे में सारे रिकॉर्ड लिखे हुए हैं। कियान कैन उस बुक को ऑफिसर को देते हुए बोलती है ये हमारे मास्टर जू है जो कि हमारे लिए सदैव से काम कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कि इनकी बुक में काफी ज्यादा पुरानी राइटिंग्स है और यहाँ पे जितनी भी टेक्निक्स है ये इन्होंने खुद ही लिखी है। जो बंदा उस बुक को चेक कर रहा होता है वो जियानो सिटी का चीफ सेक्रेटरी होता है, इसका नाम होता है वांग लियान। वांग लियान बोल रहा होता है लगता है किसने फॉर्मूला चुराया है। कियान कैन बोल रही होती है हाँ हम लोग बोल रहे हैं ना ये फॉर्मूला हमारे मास्टर जू ने बनाया है, उस कमीने के पास तो दिमाग ही नहीं है, आखिर वो कोई फॉर्मूला कैसे बना सकता है। जू फैमिली का हेड बोल रहा होता है प्लीज आप देर मत करिए, उस कमीने को अरेस्ट कर लीजिए। तभी ऑफिसर बोलता है क्रिस को अंदर से लेके आ जाओ। जब गार्ड जा रहे होते तभी क्रिस गेट खोल देता है। जू फैमिली के हेड बोल रहे होते ये कमीना खुद ही बाहर आ गया, इसको अरेस्ट कर लो। वही जू फैमिली के कपड़े को देखते हुए क्रिस सोच रहा होता है इनका कपड़ा बहुत ज्यादा अच्छा है, लेकिन मेरे पर्पल कपड़े के सामने इनका कपड़ा कुछ भी नहीं। क्रिस के कपड़े को देखे सभी लोग काफी ज्यादा शॉक्ड हो गए होते हैं, सभी लोग बोल रहे होते हैं तो काफी ज्यादा चमकीला है। क्रिस बोल रहा होता है कियान तुम तो बोल रही थी कि मैंने तुम्हारा फॉर्मूला चुराया है, क्या यही वो फॉर्मूला जो कि मैंने चुराया है। वही कियान सोच रही होती है आखिर क्रिस के साथ में क्या हो रहा है, जब ये जू फैमिली के अंदर था तब तो बहुत ही बड़ा बेवकूफ था, आखिर इतना जल्दी स्मार्ट कैसे हो गया। क्रिस बोल रहा होता है आप लोगों के लिए पर्पल कपड़ा काफी नहीं होगा, तो फिर ठीक है पे से अब एक नई पेशकश।
ये बोलते हुए क्रिस कपड़ा बाहर निकालता है जिसके अंदर से बहुत सारी चमक बाहर आ रही होती है। क्रिस बोल रहा होता है ये है मेरा रेनबो सिल्क जिसके अंदर 7 कलर का मिक्सचर है। ये कपड़ा देख के सभी लोग काफी ज्यादा शॉक्ड हो गए होते हैं। एक ऑफिसर आगे बढ़ते हुए बोल रहा होता है सच में ये कपड़ा काफी ज्यादा स्पिरिचुअल है। इसके ऊपर जो कलर है वो काफी ज्यादा नेचुरल है। जो काम यहाँ पे किया गया है वो काफी ज्यादा शानदार है। क्रिस बोल रहा होता है चीफ सेक्रेटरी मैंने अपना काम कर दिया है, प्लीज यहाँ पे जस्टिस करिए। सेक्रेटरी जू फैमिली के हेड से बोल रहे होते हैं क्या ये पर्पल डाई और रेनबो डाई भी आपके पैसे चुराया गया है। जू फैमिली के हेड बोल रहे होते हैं नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है। ये बोलते हुए वो लोग जाने लगते हैं। कियान जाते हुए बोल रही होती है कि मुझे माफ करना, मैंने तुम्हें गलत समझा। कियान सोच रही होती है आखिर कैसे पॉसिबल हो सकता है। ये जो सेक्रेटरी था वो गवर्नर के खिलाफ चला गया। घर जाने के बाद मैं झैंगजिन को पक्का से कमीने के बारे में बताऊंगी। इस कमीने ने भाई बिल्कुल भी हेल्प नहीं करी। इसी वजह से हमें क्रिस के सामने से डरते हुए भागना पड़ रहा है। क्रिस चीफ सेक्रेटरी से बोल रहा होता है आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने यहाँ पे मुझे बचा लिया। वैसे आपकी पढ़ाई कैसे चल रही है। क्रिस ने यहाँ पे चीफ सेक्रेटरी के रहते हुए इसी वजह से यहाँ पे बैठ लगाई क्योंकि उसे पता था कि चीफ सेक्रेटरी झैंगजिन से काफी जलते हैं और वो पक्का उसकी हेल्प करेंगे। साथ ही क्रिस इनको 3 साल पहले से जानता भी है। फिर हमें 3 साल पहले का सीन दिखा जाता है। हम देते हैं 3 बंदों को जो कि एक बियर का शिकार कर रहे होते हैं। वही जो बियर होता है वो क्रिस की तरफ आगे बढ़ रहा होता है। जो काउंट की बेटी जेनी होती है वो क्रिस को बचाने के लिए आगे बढ़ती है और बियर को मार डालती है। लेकिन वहाँ बड़े शौक की वजह से क्रिस बेहोश हो गया होता है। बाद में जेनी होती है वो क्रिस को बचा के लेके जाती है। जेनी का मानना होता है कि क्रिस उसकी वजह से इंजर्ड हुआ है, इसी वजह से एकदम ठीक तरीके से उसका इलाज करवाती है। उस टाइम पे जो वांग लियांग था उसको ऑर्डर मिला था क्रिस का ध्यान रखने के लिए और जो वांग लियांग है वो जेनी को काफी ज्यादा एडमायर करता है। जेनी का फेवर पाने के लिए उसने किसी काफी ज्यादा हेल्प करी, लेकिन क्रिस की बेवकूफी की वजह से वो भी काफी ज्यादा परेशान हो गया था। वांग लियांग मेनली क्रिस के पास इसी वजह से था क्योंकि उसको वहाँ पे जेनी को देखना था। पर जेनी क्रिस से एक ही बार मिलने के लिए आई और इस टाइम के बीच में झैंगजिन और वालियान के बीच में काफी सारी टक्कर भी चली है। जो वांग लियांग है वो अब चीफ सेक्रेटरी बन चुका है, वही वो झैंगजिन है वो काफी ज्यादा पावरफुल इंसान का बेटा है। वांग लियांग बोल रहा होता तुम हमारे काउंट की बेटी का नाम ले रहे हो, अगली बार वो नाम अपने जबान से मत निकालना वरना बेमौत ही मारे जाओगे। फिर सेक्रेटरी वहाँ चले जाते हैं। क्रिस सोच रहा होता ये कमीने रॉयल्स ही रहेंगे, मैंने वांग लियांग काफी ज्यादा यूज कर लिया और वो मेरी हेल्प नहीं करने वाला। वह जू फैमिली उसके पास में बहुत सारे बैकअप्स है। मैं अभी काफी बड़ी दिक्कत में चल रहा हूँ, यहाँ पे एक गलती और मैं मारा जाऊंगा, लेकिन अगर मेरा प्लान सही से काम कर गया तो मैं सब कुछ सही कर दूंगा। जब क्रिस रास्ते पे आता है तो कियान बोल रही होती है मैंने तुम्हें गलत समझ लिया था, मुझे पता नहीं था कि तुम्हारे पास में डाइंग की इतनी अच्छी टेक्निक्स होगी, कैसा लगेगा तुम मुझे सारी टेक्निक्स बता दो। क्रिस सोच रहा होता है कियान काफी ज्यादा कमीनी है, ये अभी भी मुझसे मेरी टेक्निक छीनना चाहती है। सच में पहले वाला क्रिस बहुत ही बड़ा बेवकूफ था। कियान बोल रही होती है तुम्हें हमें रेनबो कलर और पर्पल कलर का फॉर्मूला दे देना चाहिए, अगर तुम ऐसे काम करोगे तो तुम हमारी फैमिली में वापस आ सकते हो और मास्टर जू की जगह ले सकते हो। तुम्हें तो मैं बहुत ज्यादा पसंद हूँ ना, क्या तुम मुझे अपना सब कुछ नहीं देना चाहते, इस तरीके से तुम मेरी हेल्प कर सकोगे। क्रिस अपना रास्ता मोड़ते हुए बोल रहा होता है ये बहुत ही बड़ी कमी नहीं है, मैं इसे बात नहीं करना चाहता, पता नहीं लड़की मुझसे इतना ऑब्सेस्ड क्यों है, मुझे बाहर निकालने के बाद भी मुझे खुश नहीं देखना चाहती। कियान बोल रही होती है तुम यहाँ से पलट के तो जा रहे हो, लेकिन अभी भी तुम्हारे ऊपर तियानहेन का 1000 गोल्ड का कर्जा है। ये बात सुनकर क्रिस एकदम शॉक्ड हो गया होता है। क्रिस बोल रहा होता है आखिर तुम्हें कैसे पता चला कि मेरे ऊपर 1000 गोल्ड का कर्जा है। कियान बोल रही होती है तुम्हें हमें कल वो फॉर्मूला देने ही होंगे। सीसान बोल रहा होता है सुबह होने में से 7 ही घंटे बाकी है, अगर तुमने हमें पैसा नहीं दिया तो तुम अगला दिन नहीं देख पाओगे, कल का सूरज डूबने से पहले हम तुम्हारे घर के पास भी जाएंगे, अगर पैसा नहीं मिला तो तुम मारे जाओगे। क्रिस सोच रहा होता लगता है तियानहेन और जू फैमिली मिली हुई है, अगर मैं इन लोगों को 1000 गोल्ड कॉइन दे भी देता हूँ तो भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, पक्का से जो ये ब्लैक गैंग वाले हैं और जू फैमिली वो मिलकर कोई एक्शन लेंगे, ये मेरे पेरेंट्स और मेरे भाई की लाइफ का यूज करते हुए मुझसे वो फॉर्मूला छीन लेंगे और भले से मैं इन लोगों को वो फॉर्मूला दे दूंगा लेकिन वो इन लोगों को सेटिस्फाई नहीं करेगा। ये लोग मुझे जिंदगी भर एक नौकर की तरह काम करवाएंगे और मुझे कभी भी शांति नहीं मिलेगी, मुझे कैसे भी करके इस प्रॉब्लम को जड़ से खत्म करना होगा। थोड़ी देर बाद हमें जुआनो सिटी के गली का सीन दिखा जाता है जहाँ से आर्मी में कुछ बंदे जा रहे होते हैं, उन लोगों को जाते हुए क्रिस भी देख रहा होता है। तभी क्रिस की नजर जेनी पे पड़ती है। क्रिस सोच रहा होता है फाइनली मुझे जेनी वापस दिख गई, अब मैं कैसे भी करके इसको अपनी वाइफ बना के रहूंगा। 3 साल पहले इसने मेरी जान बचाई थी, पक्का से ऐसा भी ये मेरी जान बचाएगी और मुझे अपने घर पे लेके जाएगी। फिर क्रिस जानबूझ के जेनी के घोड़े के आगे आ गया होता है। जेनी वहाँ पे रुके क्रिस को देखने लगती है। जेनी सोच रही होती है ये लड़का तो काफी ज्यादा सुंदर है, देख के लग रहा है कि मैंने इसको पहले भी कभी देख रखा है, वैसे ही सांसें काफी ज्यादा आराम से ले पा रहा है, इसका मतलब ज्यादा तो घायल नहीं हुआ। जेनी अपने बंदों को बोल रही होती है हम इसको अपने साथ में लेके चलेंगे क्योंकि हम किसी भी मासूम इंसान को मरते हुए नहीं देख सकते। वही क्रिस सोच रहा होता है अब मेरी किस्मत बदलने वाली है, इस बार भी इसने मेरी जान बचा ली। तियानहेन और जू फैमिली मेरा वेट करो। आगे वो लोग क्रिस को अपने बग्गी में बैठा लेते हैं। कहानी सुनाने वाला बता रहा होता है कि जुआनो मेंशन वो जुआनो सिटी के अंदर नहीं है, वो सिटी से कुछ 20 माइल दूर है। जो जू फैमिली वो काफी ज्यादा अमीर है, पर जुआनो मेंशन के सामने वो पानी कम चाय है क्योंकि जो जुआनो मेंशन वो 5 किलोमीटर में फैला हुआ है और जुआनो मेंशन वालों के पास में 1000 साल की प्रॉपर्टी है जो कि बहुत ही ज्यादा है। हम देते सभी लोग काउंट कर जुआनो मेंशन में पहुंच गए होते हैं। जो जेनी होती है वो मेन हॉल में आ गई होती है।
जेनी के डैड जिंजू बोल रहे होते हैं, बेटा तुम वापस आ गई, बेटा तुम्हारा मार्शल परफॉर्मेंस कैसा रहा। जेनी बोल रही होती है, फादर मेरा मार्शल परफॉर्मेंस काफी ज्यादा अच्छा रहा, हमारी फैमिली कहीं भी नहीं हारी। जिंजू बोल रहे होता है, तुम बोल रही हो कि अच्छा रहा, इसका मतलब ये बहुत ज्यादा अच्छा रहा होगा। कल तुम्हारा भाई भी तुम्हारा ऐसा होता तो जो हमारा जुआनू मेंशन है उसको कभी भी अपने सक्सेसर को लेकर बिल्कुल भी टेंशन नहीं करनी पड़ती। जेनी बोल रही होती है, फादर बात सिचुएशन काफी ज्यादा खराब हो चुकी है। जिंजू बोल रहे होते हैं, हाँ तुम बिल्कुल सही बोल रही हो, गवर्नमेंट ने यहाँ पे नया रूल निकाला है कि कोई भी नॉर्मल फैमिली अपने पास में ज्यादा सोल्जर्स नहीं रख सकती, और साथ ही बहुत सारे हमारे फादर की चीजों को घटा भी दिया है। हमारी जो फैमिली है वो अपने आप में बहुत ज्यादा बड़ी है, बिना फोर्स के हम लोग क्या करेंगे। जेनी बोल रही होती है, फादर बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए, जब तक मैं यहाँ पे हूँ तब तक जुआनू मेंशन को कुछ भी नहीं उखाड़ सकता। मैं कभी भी शादी नहीं करूंगी और हमेशा यहाँ पे रहकर अपने भाई को प्रोटेक्ट करूंगी, क्योंकि मैं अपनी जिन फैमिली के लेगेसी को खोते हुए नहीं दे सकती। जिंजू बोल रहे होते, तुम्हें पता ना कि तुम्हारा भाई एकदम बेवकूफ है, फिर भी तुम ऐसी बातें क्यों कर रही हो। तभी वहाँ पे एक गार्ड आते हुए बोल रहा होता है, माशाल्लाह से कोई मिलना चाहता है। जिंजू बोल रहे होते, आखिर मुझसे कौन मिलना चाहता है। गार्ड बोल रहा होता है, ये वो बंदा जिसको यंग मिस यहाँ पे लेके आई है, वो बोल रहा है कि उसको आपसे कुछ अर्जेंट मैटर में बात करनी है। जिंजन बोल रहे होते, मैंने सुना था कि जेनी एक कार में कोई घायल हो गया था, आखिर वो बंदा कौन हो सकता है और उसे मुझसे क्या बात करनी है। जिंजन बोल रहा होता है, उसको यहाँ पे बुला के लेके आओ। थोड़ी देर वहाँ पे क्रिस आ गया होता है। क्रिस बोल रहा होता है, मुझे आज आपकी बेटी की शादी के बारे में बात करनी है। जिंजन बोल रहे होते, मुझे पता क्या कि तुम्हें क्या बात करनी है। साथ ही जिंजन सोच रहे होता है, ये बंदा तो काफी ज्यादा सुंदर है। वही जो क्रिस होता है वो सोच रहा होता है, बस इसको मेरी बातें अच्छी लग जाए, वरना मैं तो नहीं बचने वाला। क्रिस चिल्लाते हुए बोल रहा होता है, जुजू फैमिली वो यहाँ पे शादी का प्रस्ताव लेके आने वाली है, उनको मेरी जेनी से शादी करनी है। ये बात सुनकर वहाँ सभी लोग काफी ज्यादा शॉक्ड हो गए होते हैं। फिर हमें जू फैमिली के बारे में बताया जाता है, जो ही किंगडम में सबसे ज्यादा बड़ी फैमिली में से एक है। जो एम्परर है वो इनके रिलेटिव्स है और जो गवर्नर्स है वो भी इनके अंडर में ही आते हैं। जिंजू बोल रहे होते, अगर ये मेरा इतना सीक्रेट है कि इसके बारे में मुझे भी नहीं पता, तो आखिर तुम्हें इसके बारे में कैसे पता। क्रिस बता रहा होता है कि मैं जू फैमिली का सन इन लॉ हुआ करता था। जो जू कियान है उनका जो फियांसे है झेंग जिन, उनको लगा कि मैं कोई बेवकूफ हूँ और उन लोगों ने बिना डरे सारी सीक्रेट बातें मेरे सामने कर दी। मैं यहाँ पे जो भी कुछ बोल रहा हूँ पूरी तरीके से सच है। तभी एक जिंजू के पास में आते हुए बोल रहा होता है, हाँ ये बिल्कुल सच बोल रहा है। इस बंदे का नाम है क्रिश, जो कि जू कियान का पति था। इसने जू फैमिली के यहाँ से पैसे चुराए और वहाँ के मेड को मोलेस्ट किया, इसी वजह से जू फैमिली ने इसको वहाँ से बाहर निकाल दिया। जिंजू सोच रहे होते, इस बच्चे की शक्ल देखकर ऐसा बिल्कुल भी नहीं लग रहा कि ये किसी का पैसा चुरा सकता है और किसी को भी मोलेस्ट कर सकता है। लेकिन अभी मेरे पास में ऐसा सोचने का बिल्कुल भी टाइम नहीं है, पहले चेक करते कि आखिर इसकी इन्फॉर्मेशन कितनी सच्ची है। जिंजू बोल रहा होता है, कुछ ट्रिप्स को आसपास की जगह पे लगा दो, जैसे जू फैमिली का कोई बंदा दिखे फटाफट से आके रिपोर्ट करो। फिर जिंजू बोलता है, लड़के तुम बिल्कुल भी अच्छे इंसान नहीं हो, तुम्हारे बारे में जो न्यूज है वो तो एकदम बेकार है, लेकिन तुमने जो मुझे बात बताई वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे लिए। अगर वो सच निकली तो मैं तुम्हें काफी अच्छा रिवॉर्ड दूंगा, तुम मुझे जो चाहो वो मांग सकते हो। क्रिस सोच रहा होता है, तो काफी अच्छी बात है कि इन्फॉर्मेशन के सच होने से पहले मेरे से रिवॉर्ड की बात हो गई। अगर मैं इनकी फैमिली से बात करूंगा तो मुझे कोई भी छू नहीं पाएगा, लेकिन मुझे यहाँ पे इनकी फैमिली की सिर्फ थोड़ी बहुत पावर नहीं चाहिए, मुझे पूरी फैमिली को अपने अंडर में करना है। क्रिस उठते हुए बोल रहा होता है, मुझे इस घर में थोड़ी देर के लिए रुकने दीजिए। जो क्रिस होता है वो सोच रहा होता है, मुझे कोई भी काम नहीं करना, मुझे कैसा भी करके कुछ दिनों के अंदर जेनी के काफी पास आ जाना है, और ऐसा करने के लिए मुझे मेंशन में रुकना पड़ेगा। अगर मैंने कैसे भी करके जेनी शादी कर ली तो मेरी लाइफ काफी आसान हो जाएगी। जिंजू बोल रहे होते, तुम यहाँ पे रुक सकते हो और ऐसा तुम क्राउन प्रिंस के साथ में पढ़ाई करा करोगे। मैं चाहता हूँ कि तुम्हें काफी बार टैलेंट बन के यहाँ से निकलो। क्रिस बोलता है, आपका काफी ज्यादा शुक्रिया। तभी वहाँ पे एक गार्ड दौड़ते हुए आता है और बोलता है, मास्टर कुछ काफी ज्यादा सीरियस हो गया। जो जू फैमिली का जनरल है जूलिन, उसको पास ही के न्यूजियांग सिटी में देखा गया है और अब वो हमारे जियानो सिटी के लिए भी निकल चुका है। जल्दी ही वो लोग यहाँ पे पहुंचते होंगे। ये बात सुनकर क्रिस और जिंजून काफी ज्यादा शॉक हो गए होते हैं। क्रिस सोच रहा होता है, जू फैमिली के बंदे यहाँ पे काफी ज्यादा जल्दी आ रहे हैं, मैं तो यहाँ पे अपना शो स्टार्ट भी नहीं कर पाऊंगा, मेरे पास तो पूरा एक दिन भी नहीं बचा, आखिर मैं क्या करूँ। 3-4 घंटे के अंदर जेनी शादी करना काफी ज्यादा बड़ी बात है, लेकिन चाहे कुछ भी हो जाए मैं जेनी को अपना बना के रहूंगा। वही जिंजून सोच रहे होते, जो बंदा यहाँ पे आ रहा है वो और कोई नहीं बल्कि जूलिन है। वो यहाँ पे काफी ज्यादा सीक्रेटली आ रहा है ताकि वो कभी ना हम सभी लोगों को ऑफ गार्ड पकड़ सके। वो हमारी फैमिली को अपनी आर्मी दिखा के धमकाएगा, जिससे कि जेनी को उसे मजबूरन शादी करनी पड़ेगी और जेनी के यहाँ जाने के बाद में हमारी जो मिलिट्री पावर है वो एकदम बर्बाद हो जाएगी। इसी वजह से पूरा जियानो मेंशन है वो जू फैमिली के अंडर में आ जाएगा और हमारी फैमिली एकदम बर्बाद हो जाएगी। जो काउंटेस होती है वो बोल रही होती है, हस्बैंड क्या हम लोगों को मना नहीं कर सकते। जिंजून बोल रहे होते हैं, जू फैमिली एक बहुत ज्यादा बड़ी फैमिली है, ओपनली तो हम लोगों को कभी भी मना नहीं कर सकते। हो सकता है जो वो काम कर रहे हैं वो उनको करने के लिए एम्परर ने कहा हो। तभी जेनी अपना डेगर बाहर निकाल देती है और बोल रही होती है, कैसा रहेगा डेड अगर मैं अपना फेस काट लूं। तभी जिंजू आगे बढ़ते हुए जेनी के हाथ से उसका डेगर छीन लेते हैं। जिंजू बोल रहे होते हैं, मुझे अपनी लेगेसी और अपने परिवार से बहुत ज्यादा प्यार है और मैं उन लोगों को प्रोटेक्ट करना चाहता हूँ, लेकिन मेरे लिए सबसे जरूरी मेरी बेटी है। तुम्हारे लिए मैं सब कुछ खोने के लिए तैयार हूँ और वैसे भी तुम्हारा चेहरा खराब करने का कोई मतलब नहीं है। जू फैमिली फिर भी तुम्हें शादी करेगी, अब सिर्फ एक ही तरीका बचा है।
जेनी बोल रही होती है मुझे किसी और से शादी करनी पड़ेगी। अगर मैंने किसी और से शादी कर ली तो जू फैमिली कुछ भी नहीं कर पाएगी, उनको खाली हाथ जाना ही पड़ेगा। जिंजू बोल रहे होते हैं जू होंगे उसका फ्यूचर काफी ज्यादा ब्राइट है और सन इन लोगों के तौर पे वो काफी ज्यादा दामाद होगा। तुम्हें अपने फादर के लिए अपने हैप्पीनेस को बर्बाद नहीं करना चाहिए। अगर तुम्हें ठीक लगे तो तुम जू होंगे शादी कर सकती हो। हमारी फैमिली को कैसे बचाना ये हम बाद में सोच लेंगे। जेनी बोल रही होती है मुझे जू फैमिली में शादी नहीं करनी है। अगर ऐसी कोई भी खुशी है जो कि मुझे मेरे परिवार को बर्बाद करके मिले, मुझे ऐसी खुशी नहीं चाहिए। मुझे पता है कि मेरा भाई इतना कैपेबल नहीं है कि वो सब कुछ संभाल सके। ऊपर से जो जू फैमिली वो उसको फोर्स करके हरा देगी, इसलिए मेरा फैमिली में रहना काफी जरूरी है मुझे मेरी फैमिली को बचाने के लिए। तभी जिंजू एक फरमान लिख देते हैं। जिंजू बोल रहे होते हैं हमारे पास बेहद ही कम टाइम बचा हुआ है। एक फादर के तौर पर मैं तुम्हारे लिए बेस्ट कैंडिडेट को चुनूंगा। मैं यहाँ पे हमारे पेरेंट्स के 5 से ज्यादा शानदार बंदों को बुला रहा हूँ जिनकी क्वालिफिकेशन काफी ज्यादा अच्छी है। जेनी कैसे भी कहेगा तुम्हें उनमें से किसी एक को जल्दी चुनना पड़ेगा जिसको तुम अपने पति के तौर पे एक्सेप्ट कर सको। तभी आप साथ में बोल रहा होता है कि मैं भी कॉम्पिटिशन को ज्वाइन कर सकता हूँ क्योंकि जेनी मुझे भी तुम्हें शादी करनी है। जो जिंजू होते हैं वो काफी ज्यादा गुस्सा हो गए होते हैं, लेकिन तभी काउंटेस उनको बोलते हैं गुस्सा मत करिए। सभी लोग बोलते हैं जो क्रिस है वो दिमाग से थोड़ा कमजोर है और वो अभी भी एक बच्चे की तरह सोचता है। उसने ये बात ऐसे ही बोल दी होगी, हम लोग को उसकी बात मान लेनी चाहिए। जिंजू बोल रहा होता है जल्दी जल्दी सारे बंदों को बुला के लेके आओ। वही जेनी बोल रही होती है 1 सेकंड रुको, तुम तो सेकंड इडियट हो ना। क्रिस सोच रहा होता है इसको मैं सिटी का नाम कैसे पता है। सिटी में सभी लोग मेरे को सेकंड इडियट बोलते हैं क्योंकि मुझसे बड़ा बेवकूफ सिटी के अंदर था जो कि मेरा इकलौता सबसे ज्यादा दोस्त दासा था। हम दोनों को लोग बेवकूफ दोस्त कहा करते थे। दासा था फर्स्ट इडियट और मैं था सेकंड इडियट। जब जेनी मुझसे पहली बार मिली थी तब मैं एक बच्चे की तरह था और जेनी को मेरे अंदर का जो बच्चा था वो काफी ज्यादा पसंद आया था। जब मैंने अभी जेनी को बोला कि मैं उसे शादी करना चाहता हूँ तो जेनी को लगा कि उसे शादी करना चाहता है। जेनी बोल रही होती है ठीक है मैं तुम्हें भी लिस्ट में ऐड कर रही हूँ। जुंजू सोच रहे होते मैं फालतू ही टेंशन कर रहा हूँ। जेनी ने पक्का से इस बंदे को लिस्ट के अंदर इंसानियत के हिसाब से रख लिया है, वरना वो कभी भी इस बेवकूफ को नहीं चुनती। मुझे फालतू ही गुस्सा नहीं करना चाहिए। वही जो क्रिस होता है वो काफी ज्यादा खुश हो गया होता है। क्रिस सोच रहा होता है मैं फाइनली जेनी काफी ज्यादा करीब पहुंच चुका हूँ, अब बस एक कदम और मैं जेनी का पति बन जाऊंगा। 1 घंटे के बाद में सारी तैयारियां हो गई होती है। जो 6 के 6 कैंडिडेट्स होते हैं उनको 6 कमरों के अंदर बैठा दिया गया होता है। जेनी सभी लोगों को जाके एक क्वेश्चन पूछेगी, उसको जिसका आंसर पसंद आएगा वो उसको अपना पति चुन लेगी। सबसे पहले कमरे में जाती है। जो पहला कैंडिडेट होता है वो होता है जियांगू सिटी का चीफ सेक्रेटरी वांग लियांग। वांग लियांग सोच रहा होता है जल्दी मैं जेनी का पति बनने वाला हूँ। मैं 17 सालों से देखता हुआ आ रहा हूँ। कहानी सुनाने वाला मैं बता रहा होता है कि वांग लियांग और जेनी एक दूसरे को 10 साल से जानते हैं। ये दोनों ही सिविल सर्वेंट्स है। जब एक कैंडिडेट थे तो साथ में काम किया करते थे। वांग लियांग को जेनी बचपन से ही पसंद है। वांग लियांग जिनसे एग्जाम के लिए पढ़ाई कर रहा था, लेकिन सिर्फ जेनी के लिए वो मुजियान सिटी छोड़ के वापस आ गया और यहाँ पे चीफ सेक्रेटरी बन गया। जुआंगू मेंशन के सभी लोगों को ये विश्वास है कि वांग लियांग ही जेनी का पति बनेगा। जेनी पूछती है अगर हमारी शादी हो जाती है तो तुम मुझे फ्यूचर में क्या दोगे। वांग लियांग सोच रहा होता है जेनी के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है उसकी फैमिली की इज्जत। वांग लियांग बोल रहा होता है तुम्हारी और मेरी शादी होने के बाद मैं जिनसे एग्जाम दूंगा और जुआंगू मेंशन है उसे काफी ज्यादा प्रॉस्पेरस बनाऊंगा जिससे कि जिन फैमिली की लेगेसी वो काफी आगे बढ़ती रहेगी। जेनी बोलते तुम्हारा काफी ज्यादा शुक्रिया और ये बोलते हुए दूसरे कमरे के लिए आगे निकल जाती है। जेनी अब मोई के कमरे में जा रही होती है और उससे पहले उसने तीनों कैंडिडेट से वही क्वेश्चन पूछे होते हैं। जेनी मोई से बोलती है अगर हमारी शादी हो जाती है तो तुम मुझे क्या दोगे। मोई बोल रहा होता है मैं मार्शल आर्ट एग्जाम दूंगा और उसके बाद मैं एक वर्ल्ड मास्टर बनूंगा और जिन फैमिली की आर्मी है उसे मैं हैंडल करूंगा जिससे कि हमारी फैमिली काफी आगे बढ़ पाएगी। जब वो सभी लोगों से आंसर मांगते हैं तो कोई बोल रहा होता है कि मैं फैमिली को स्ट्रेंथ दूंगा और कोई बोल रहा होता है मैं फैमिली को लॉयल्टी दूंगा। 5 लोगों से पूछने के बाद में वो आखिर किसी कमरे में आती है। वो क्रिस से पूछते कि अगर हमारी शादी हो जाती है तो आखिर तुम मुझे क्या दोगे। क्रिस सोच रहा होता है देने के लिए तो बहुत सारी चीजें हैं। सबसे पहले कि मैं एक डॉक्टर हूँ, मैं इसकी कल्टीवेशन में काफी ज्यादा हेल्प कर सकता हूँ। दूसरा है कि मुझे रिफाइनिंग का काम काफी अच्छी तरीके से आता है तो मैं इसके लिए वेपन रिफाइन कर सकता हूँ और मॉडर्न टेक्नोलॉजी के वेपन बना सकता हूँ। लेकिन जितने भी चीजें हैं वो जेनी की इतनी ज्यादा काम की नहीं है। ये एक अमीर फैमिली से बिलोंग करती है। ये सब काम करने के लिए किसी को हायर भी कर सकती है। क्रिस बोल रहा होता है जो मैं तुम्हें दे सकता हूँ वो है फ्रीडम। जब तक तुम मुझे धोखा नहीं देती तब तक तुम कुछ भी कर सकती हो। क्रिस का आंसर सुने जेनी एकदम सॉफ्ट हो गई होती है और काफी ज्यादा गुस्सा भी हो गई होती है। जेनी सोच रही होती है बिना सोच समझे कुछ भी बोल देता है। क्रिस सोच रहा होता है बिना सोच समझे मैंने कुछ भी नहीं कहा। मैंने अपने एक्सरे विजन का यूज करते हुए तुम्हारे माइंड को पढ़ लिया था। मुझे पता है कि तुम्हें यहाँ पे क्या चाहिए। थोड़ी देर बाद हम देते जेनी अपने मॉम डैड के पास में आ गई होती है और अपने मॉम डैड से बोल रही होती है कि मैंने अपना साथी चुन लिया। काउंटेस बोल रही होती है अभी तो 1 घंटा भी नहीं हुआ। जिंजू बोल रहे होते मुझे बताओ कि वो कौन है, क्या वो वांग लियांग है या फिर मोई। तुम्हारे कंफर्म करते ही मुझे यहाँ पे काफी सारे गेस्ट को भी बुलाना है। तुम्हारी शादी आज इवनिंग में ही होगी। जेनी बोल रही होती है जिससे मैं शादी करूंगी वो है क्रिश। जिंजू काफी ज्यादा गुस्सा हो गए होते हैं। जिंजू बोल रहे होते जेनी क्या तुम पागल हो चुकी हो, तुमने वहाँ पे उन 5 स्कॉलर्स को छोड़कर उस बेवकूफ को चुन लिया, आखिर उसके अंदर ऐसा क्या है। जेनी बोल रही होती है वो 3 बंदे तो हमारे मेंशन से ही है और उनको मैं एक्सेप्ट नहीं कर सकती। वहीं जो वांग लियांग और मोई वो काफी ज्यादा अच्छे हैं। एक सिविल सर्वेंट है और दूसरा एक मिलिट्री सर्वेंट है और दोनों की स्किल्स अपने काम में काफी ज्यादा शानदार है।
एक ने बोला कि वो मुझे काफी ज्यादा हाई पोजीशन पे लेके जाएगा, वही दूसरे ने बोला कि वो काफी ज्यादा वोट्स करेगा और वोट जीत के हमारी फैमिली को आगे बढ़ाएगा। जिंजू बोल रहे होते दोनों ही जवाब काफी ज्यादा शानदार है। जेनी बोल रही होती अगर आप जिंदा है तो ये काम तो हम भी कर सकते हैं, पर प्रॉब्लम तो ये है कि जब एक दिन आप नहीं रहेंगे तब आखिर मैं क्या करूंगी। मेरा जो भाई वो इतना ज्यादा कैपेबल नहीं है और जो मेरा पति हुआ वो इतना ज्यादा एम्बिशियस हुआ तो वो मेरे भाई सब कुछ छीन लेगा, तब मेरा भाई क्या करेगा। हम देखते जो काउंटर्स होते हैं वो काफी ज्यादा रो रही होती है, वही जो काउंट होते हैं वो काफी ज्यादा गुस्सा हो गए होते हैं। जेनी बोल रही होती है मुझे यहाँ पे सिर्फ क्रिस में होप दिख रही है। उसने मुझे कहा कि वो मुझे फ्रीडम देगा अगर मैं उसे शादी कर लेती हूँ, तो जिन फैमिली की फाउंडेशन वो एकदम बची रहेगी। फादर प्लीज मुझे शादी की परमिशन दे दीजिए। काउंटेस बोल रही होती है लेकिन क्रिस एक बहुत ज्यादा बुरा इंसान है, उसके बारे में बेहद ही बेकार ह्यूमर्स फैले हुए हैं। जेनी बोल रही होती है ये तो हमारे लिए अच्छा ही है ना, जू फैमिली को काफी सेटिस्फाई फील होगा कि मैंने एक बेकार इंसान से शादी कर ली, और अगर वही मैंने किसी अच्छे इंसान से शादी कर ली तो पक्का हमारे लिए कोई बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम खड़ी कर देंगे। वही मेरे पति के लिए सबसे ज्यादा बड़ी रिक्वायरमेंट थी वो था अच्छा दिखना, और शायद से हमारे पूरे कॉन्टिनेंट के अंदर कोई क्रिस जैसा दिखता होगा। जेनी की बात सुनकर काउंटेस रो रही होती है, वही जो काउंट होते हैं वो काफी ज्यादा गुस्सा हो गए होते हैं और बोल रहे होते हैं तुमने हमें बहुत ही बड़ा सेक्रीफाइस दिया है। काउंट बोल रहे होते हैं आखिर वो कमीना धोखेबाज कहाँ पे है। गार्ड बोल रहे होते हैं प्रिंस पढ़ाई कर रहे हैं। जिंजू बोल रहे होते हैं आखिर वो गधा पढ़ क्या रहा है, उसको कुछ भी समझ में नहीं आने वाला। जोंग जाओ मेरी बेल्ट लेके आओ। काउंटेस बोल रही होती है आखिर बेल्ट के साथ में क्या करने वाले हैं। जिंजू बोल रहे होते हैं आज मैं उस कमीने को एक सबक सिखाऊंगा। काउंटेस बोल रही होती है हस्बैंड मेरा वेट करो, मुझे भी बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है, आज मैं भी उस कमीने को बहुत ही बड़ा सबक सिखाऊंगी। फिर वो लोग प्रिंस के कमरे में आगे होते हैं। प्रिंस बोल रहा होता है मॉम डैड आप मुझे मार क्यों रहे हैं। वही जो काउंट होते हैं वो बोल रहे होते हैं आज मैं तेरे को छील दूंगा। काउंटेस बोल रही होती है थोड़ा जोर से मारो तब जाके इसको अकल आएगी। वही प्रिंस बोल रहा होता है सिस्टर मुझे बचाओ। वही क्रिस को बुलाने के लिए गार्ड आया होता है। गार्ड बोल रहा होता है मिस्टर क्रिस आपको मेरे साथ में चलना है, आपके बाद में आपकी फैमिली को भी लेने के लिए जा रहा हूँ। क्रिस सोच रहा होता है मुझे क्या कमांडर जिंगजोंग बुलाने के लिए आया है, इसका मतलब पक्का से यहाँ पे बैट जीत गया हूँ। अब मैं सिटी की सबसे ज्यादा बड़ी फैमिली जिन फैमिली का दामाद बनने वाला हूँ। जू फैमिली, लिन फैमिली और टियानएन मेरा वेट करो। तुम मुझे डिस्ट्रॉय करना चाहते थे ना, अब मैं तुम्हें डिस्ट्रॉय करूंगा। सबसे पहले मैं सबक सिखाऊंगा टियानएन को। क्रिस बोल रहा होता है कमांडर जिंगजोंग मुझे आपसे एक रिक्वेस्ट करनी थी, प्लीज मेरे पेरेंट्स को थोड़ा जल्दी लेके आ जाना। जिंगजोंग बोल रहा होता है लेकिन क्यों। क्रिस बोल रहा होता है कोई मेरे पेरेंट्स को मारने का ट्राई करने वाला है। जिंगजोंग सोच रहा होता है भले ये बंदा कोई भी हो लेकिन ये मेरी फैमिली का दामाद बनने वाला है और मैं इसके पेरेंट्स को मरने नहीं दे सकता। जिंगजोंग बोल रहा होता है तुम बिल्कुल भी टेंशन मत लो, मैं तुम्हारी फैमिली को बचा लूंगा, थोड़ी देर के लिए तुम यहाँ पे आराम कर लो, शाम को तुम्हारी शादी है। सीन चेंज होता है, ब्लैक गैंग का अड्डा दिखाया जाता है। टियानएन बोल रहा होता है 3 दिन होने वाले हैं, सीसा जल्दी उस किसके फैमिली को मार डालेगा। फिर वो सीसान को ऑर्डर करता है कि जाके उसे फॉर्मूला लेने का ट्राई करो, जैसे तुम्हें फॉर्मूला मिल जाए उसे मार डालो, और अगर वो तुम्हें फॉर्मूला ना दे तो उसे गंदी तरीके से मारना। सीसन और सारे बंदों को रेडी कर लेता है। जितने भी बंदों ने व्हाइट ड्रेस पहनी होती है वो सभी शादी अटेंड करने के लिए जा रहे होते हैं। वही सीसन होता है उसका ग्रुप होता है, वो दूल्हे के परिवार को मारने के लिए जा रहे होते हैं। पर इन दोनों लोगों में एक बात कॉमन थी, इन लोगों को नहीं पता था कि जो दूल्हा है वो तो क्रिस है। जिन फैमिली ने अचानक से अनाउंस किया था कि जेनी की शादी होने वाली है, इसी वजह से पूरी जियानो सिटी काफी ज्यादा कंफ्यूज हो गई थी। लेकिन टियानएन को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ा। सीसन किसके घर के बाहर आ गया होता है और सोच रहा होता है आज ये बंदा मरने वाला है। सीसन बोल रहा होता है ये सिटी लॉर्ड के ऑर्डर्स है, जो सन फैमिली है उन्होंने अपना कर्जा नहीं चुकाया, इसीलिए इन लोगों को अरेस्ट किया जाएगा। ये बोलते हुए वो दरवाजा तोड़ देता है। अंदर वो देखता है कि क्रिस को छोड़कर उसकी पूरी फैमिली होती है। सीसन बोल रहा होता है तुम लोग मरने वाले हो। क्रिस के फादर बोल रहे होते हैं मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर हम लोगों में से क्रिस जिंदा रह जाएगा तो यही हमारे लिए काफी ज्यादा है, वो हमारे लिए पक्का से फाइट करेगा। सीसन बोल रहा होता है मैं तुम्हें अरेस्ट करने के लिए आया था पर तुम मुझे यहाँ पे रेजिस्ट कर रहे हो, इसलिए मुझे तुम्हें मारना पड़ेगा, तो तुम तैयार हो जाओ मरने के लिए। जब वो अटैक करने ही वाला होता है तभी उसे झटका पड़ता है। सीसन सोच रहा होता है आखिर ये कमीना कौन है। जैसे वो पीछे मुड़ता है तो उसके सामने जिंजोंग होता है। सीसन बोल रहा होता है मैं सिटी लॉर्ड के ऑर्डर पे यहाँ पे आया हूँ, इन लोगों ने ब्लैक गैंग से उधार लिया था और उनका पैसा वापस नहीं किया। जिंजोंग बोल रहा होता है मुझे सिटी लॉर्ड के ऑर्डर से कोई फर्क नहीं पड़ता, मेरे मास्टर ने सन फैमिली को इन्वाइट किया है, इसी वजह से मुझे इनको शादी में लेके जाना पड़ेगा। अगर मैं इनको लेके नहीं जा पाया तो मेरे मास्टर गुस्सा हो जाएंगे। क्या तुम मेरी बात समझ रहे हो। तभी सीसन बोल रहा होता है क्या मैं तुम्हें पूछ सकता हूँ कि आखिर तुम कौन हो। जिंजोंग बोल रहा होता है मेरा नाम है जिंगजोंग, वैसे लोग मुझे किमचुन भी बोलते हैं। सीसन सोच रहा होता है तो जियानो मेंशन का जिंगजोंग है, आखिर यहाँ पे क्या कर रहा है। सीसन बोल रहा होता है आपके मास्टर ने सन फैमिली को इन्वाइट किया है। जिंजोंग बोल रहा होता है हाँ तो मैं बिल्कुल सही बोला। सीसन काफी ज्यादा घबराते हुए सोच रहा होता है आखिर काउंट ने सन फैमिली को क्यों बुलाया है, ये तो एक गरीब और भिखारी फैमिली है, क्या ये सब किसकी वजह से हो रहा है, उसने कहीं कुछ कर तो नहीं दिया ना। सीसन बोल रहा होता है अगर ये जियानो मेंशन की बात है तो मैं यहाँ पे कुछ भी नहीं कर सकता, आप अपने गेस्ट को प्लीज लेके चले जाइए, मैं सिटी लॉर्ड को सारी चीजें रिपोर्ट कर दूंगा। जिंजोंग बोल रहा होता है सभी लोग अंदर आ जाओ और सन फैमिली के लोगों को लेके चलो। सारे बंदों को देखते हुए सीसन सोच रहा होता है अच्छा वो मैंने यहाँ पे कोई एग्रेसिव स्टेप नहीं लिया, वरना मैं पक्का से यहाँ पे मारा जाता, और आखिर का इतना पावरफुल बंदे वो भी काउंट की फैमिली से, आखिर यहाँ पे क्या कर रहे हैं। फिर जिंजोंग सीसन को बाय बोल के वहाँ से निकल जाता है।
सीजन के बंदे बोल रहे होते हैं मास्टर यहाँ पे क्या चल रहा है, आखिर हम लोगों ने उन तीनों बंदों को जाने क्यों दिया, आपको तो पता है ना कि गैंग लीडर काफी ज्यादा गुस्सा करेंगे। सीजन बोल रहा होता है क्या तुम्हें पता है जो बंदा यहाँ पे आया था वो कौन था, वो बंदे बोल रहे होते हैं हमें नहीं पता। सीजन बोल रहा होता है वो जुआनू मेंशन का जनरल है जिसका नाम है जिनजोंग, यहाँ पे सब कुछ करने वाला वो कमीना क्रिश है। भगवान से प्रे करो कि जो काउंट और क्रिश का रिलेशन हो वो काफी ज्यादा हल्का हो, अगर गहरा रिलेशन हुआ तो हम लोग तो नहीं बचने वाले। बाकी गार्ड्स बोल रहे होते हैं आगे कहने का मतलब क्या है। सीजन बोल रहा होता है यहाँ पे सिर्फ हमें ही नहीं बल्कि हमारी पूरी फैमिली को मार दिया जाएगा। चलो फिलहाल तो गैंग लीडर के पास में वापस चलते हैं क्योंकि अगर यहाँ पे कुछ बड़ा होने वाला है तो हमें उसके लिए प्रिपरेशन करनी होगी। सीजन सोच रहा होता है कि काफी ज्यादा चालाक इंसान है, उसने खुद को बचाने के लिए इतने ही कम टाइम के अंदर अपनी इन्फ्लुएंस इतना बढ़ा ली। सीन चेंज होता है, ब्लैक गैंग का सीन दिखाया जाता है। हम देते तियानहेन को जो कि सिस्टम कर रहा होता है, तभी वहाँ पे सीजन आ जाता है। तियानहेन बोल रहा होता है सीजन तो यहाँ पे बिना परमिशन के क्यों आ गए। सीजन बता रहा होता है कि जियानू मेंशन का जिनजोंग यहाँ पे आया था और वो किसके पेरेंट्स को लेके चला गया। उसने मुझे बताया कि वो इन लोगों को वहाँ पे शादी अटेंड करने के लिए लेके जा रहा है। ये बात सुनकर तियानहेन काफी ज्यादा शॉक्ड हो गया होता है। थोड़ी देर बाद हम देखते हैं तियानहेन ने अपने कपड़े पहन लिए होते हैं। तियानहेन बोल रहा होता है जुआनू मेंशन की लड़की की शादी होने वाली है और मैंने सुना है कि जो इनका सन इन लॉ है वो कोई खास बंदा नहीं है। सीजन डरते हुए बोल रहा होता है नहीं ऐसा नहीं हो सकता। तियानहेन बोल रहा होता है मुझे भी नहीं लगता कि ऐसा पॉसिबल हो सकता है, क्रिस जैसे कीड़े के लिए जुआनू मेंशन तक पहुंचना काफी ज्यादा बड़ी बात है। सीजन बोल रहा होता है लेकिन वो कमीना क्रिस काफी ज्यादा चालाक है, उसके माइंड को हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। तियानहेन बोल रहा होता है हमें ध्यान रखना होगा, फिलहाल के मैं सिटी जा रहा हूँ। थोड़ी देर बाद में तियानहेन लिन फैमिली के सीक्रेट रूम के अंदर आ गया होता है जहाँ पे जू फैमिली के भी हेड होते हैं। जू फैमिली के हेड बोल रहे होते हैं ये तो इम्पॉसिबल है कि क्रिस की शादी जुआनू मेंशन के अंदर हो जाए। तियानहेन बोल रहा होता है हाँ ये बात तो सच है, लेकिन आज शादी के कार्ड अचानक से बटे हैं और किसी को ही नहीं पता कि आखिर दूल्हा कौन है। जू फैमिली के हेड बोल रहे होते हैं भले वो कोई भी हो सकता है लेकिन वो क्रिश नहीं हो सकता। लिन फैमिली के हेड बोल रहे होते हैं मेरे को इन्विटेशन मिला है, मैं शादी में आकर देख रहा हूँ कि आखिर वो बंदा कौन है। तियानहेन बोल रहा होता है मुझे इन्विटेशन तो नहीं मिला लेकिन मैं जाके देखूंगा जरूर, अगर वो सच में क्रिश हुआ तो समझ लो कि हम लोग तो नहीं बचने वाले। अब इसके आगे क्या होगा वो हम देखेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक वीडियो देखने के लिए थैंक यू। Close till I get up, time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways. And on we'll go. Through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways. And on